मुझे जलेबियाँ नाचती हुई दिखी और गरमा गरम समोसे और चाय। मुँह पानी आ गया सब सुनकर ही। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपने पहले इकलौते बेशुमार प्यार के बारे में, खाने के बारे में। उस आलू सैंडविच के लिए मैं कितनी ही रिहर्सल्स करने के लिए तैयार थी और कुछ भी बैकस्टेज का काम करने के लिए तैयार थी। इमरती लाना बच्चा राम की, पर सोन पापड़ी लाल मन की। पर ये यहाँ से समोसे पूनम होटल से आएंगे, चाय मोहन की जाके पियेंगे स्टेशन पे, रसगुल्ले शर्मा जी की कैंटीन से आएंगे। तो ये बड़ा स्पेसिफिक था। वो जो जिसको हम राजगीरा बोलते हैं घर पे, वो जो खाते ही रहते हैं हम लोग यहाँ वहाँ, उसको एमरंथ कहा जाता है और आजकल वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है खाना। इंक्वायर केयरफुली आपका जो भी चोजन जेंडर है कि किचन को लेके आपकी जो रुचियाँ हैं, दिलचस्पियाँ हैं या दायित्व का भाव है, वो सिर्फ इसलिए है कि आप इस जेंडर में हैं या इसलिए है कि आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे मर्द क्रेडिट कभी लेते नहीं हैं औरतों से, क्रेडिट हमेशा देते ही हैं उनको कि इनके हाथ का ये, इनके हाथ का वो। बिल्कुल, मैं तो कहता ही हूँ। तो उससे होता ये है कि सामने वाले को लगता रहता है कि तारीफ ही तो कर रहे हैं ना मेरी, पर काम तो नहीं कर रहे ना। कई लोग नॉनवेज खाते हैं, बीफ नहीं खाते हैं, पोर्क नहीं खाते हैं, आपकी मर्जी। दिक्कत यहाँ नहीं, दिक्कत यहाँ है जब आप ये कहो कि जो मैं खा रहा हूँ वही सही है और जो तुम खा रहे हो वो गलत है, और ये भी बहुत होने लगा है। बात यह है कि सौरभ द्विवेदी जी बहुत ही फैंसी चीज़ें खाने वाले इंसान हैं कि सादा ब्रेड ये बिल्कुल नहीं खाते, कॉफ़ी ये सादी नहीं पीते, चाय तो ये पीते ही नहीं है। जो गोपाल का रसगुल्ला कितनी नरमी के साथ बढ़ता जाता है, जैसे जॉनसन बेबी पाउडर की खुशबू छोड़ते किसी बच्चे को आप दूध में, तो वो दूध और जॉनसन बेबी पाउडर की जो स्मेल मिल जाती है। तो जैसे अगर बैंगन का भरता बनता है तो उसको रोटी के साथ कैसे कोई खा सकता है, उसको तो भाकरी के साथ ही खाना पड़ता है। प्याज को यूँ फोड़ के उस पर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, बाजरे की रोटी और भरता। बताओ मेरे कश्मीर के दोस्तों, बताओ जम्मू के दोस्त, प्लीज़ बताओ राजमा का जो अद्भुत मसाला तुम्हारे यहाँ मिलता है। मेरे हिमाचल के दोस्त भड्डू थाली के बारे में बताओ। मेरे उत्तराखंड के दोस्तों बताओ मुझे उन तमाम भट्ट की दालों के बारे में। मेरे यूपी के दोस्त गन्ने से लेके गेहूं तक और धान से लेके घी तक सब बता डालो। अद्भुत। Presented by Ultratech, देश का नंबर 1 सीमेंट, co-powered by Tata Copper Plus and Punjab National Bank। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। अरे मेरे बेटे को किसने पीटा? घर जैसी बातें लल्लन टॉप की 10 एपिसोड की एक नई पॉडकास्ट सीरीज है। इसमें आप देखेंगे मुंबई में रहने वाली थिएटर आर्टिस्ट गिरिजा ओक को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और उनसे संवाद करेंगे लल्लन टॉप के संपादक और दिल्ली में रहने वाले सौरभ द्विवेदी। क्या मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से खांसी हो जाती है? नहीं। पूरे बचपन हमको ये चीज बताई गई है, पता नहीं क्यों। 2 अलग अलग शहर, 2 अलग अलग दुनिया, लेकिन कितना कुछ साझा है दर्शकों की और हम दोनों बात करने वालों की जिंदगी में। इस सीरीज में हम बात करेंगे घर परिवार के बारे में, नौकरी के बारे में, अपने स्कूलों और हॉस्टल के बारे में, अपने प्रोफेशंस के बारे में। आप बायोटेक की स्टूडेंट थी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे ट्रेंड था तो हमने ले लिया बायोटेक्नोलॉजी, फिर लेकर समझ में आया कि इसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिन शहरों को घूमा, जिन भोजन को चखा, जिन संगीत, साहित्य और सिनेमा ने हमें गढ़ा, उनके बारे में ऐसी बातें जिससे हमारे दर्शक हमारे साथ रिलेट कर सकें और अपने हिस्से की याद साझा कर सकें। घर जैसी बातों में आपका स्वागत है। कवि ने कहा वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, किसी ने कहा कैद क्यों करना है, याद भर रखना है। किसी ने एल्बम में तस्वीरें चिपकाई, किसी ने दीवार पर पेंसिल से निशान बनाए, बढ़ते कद और बढ़ती उम्र के। कोई स्कूल की पोशाकों को संभाल के रखता रहा, किसी ने बचाई पेंसिल, रबर और कुछ किताबें। कोई मार्कशीट के भरोसे रहा, कोई किसी और के। लेकिन हमारे जिस्म, हमारी जान के मानचित्र में जो अंकित हुआ, वो सिर्फ अक्षांश और देशांतर नहीं थे, वो याद थी, पर स्वाद की याद थी। एक सुबह है, धुएं की धनक है, घी का सुवास है, भुनता हुआ गेहूं है, या कि ये दलिया है जो माँ ने एक छोटी सी कटोरी और उससे भी छोटी चम्मच से अपनी नन्ही जान को खिलाया है। ये
चौके में उबलती हुए भाप की खुशबू है, कुछ कुछ कटहल सी मिली हुई खुशबू, और साथ में 2.5 रोटियों का अजीब सा बीज गणित है। न 2 हैं न 3 हैं, बढ़ती उम्र भी ऐसी ही है, कुछ आधी कुछ पूरी सी। ये एक नया नवेला शहर है जहाँ पर इतवार की सुबह तब होती है जब राजू पान वाले के बगल में जलेबी का ठेला लगता है और वो जलेबी अपनी पूरे सुवास के साथ, पूरे भूरेपन के साथ हमारे घर आती है। वरना काहे का मोगली, काहे की जंगल बुक और काहे के गुलजार के लिखे बच्चों के सीरियल के वो गाने या कैसा चंद्रकांता का तिलिस्म। शहर बदलते हैं, पाँव पाँव नाप बदलती है। कुछ रंगीन इश्तिहारों से खाने दिखने लगते हैं और लगता है हम कब तक इंतज़ार करें शादियों के न्योते का ये कॉफ़ी पीने के लिए, या बिना किसी रोक टोक के भरपूर मिर्च वाला केचप उड़ेल कर हमारे सामने जो सुख की शक्ल दिख रही है चाउमीन के ढेर में, उसमें उलझने के लिए। हम ट्यूशन के पैसे कितने बचाएं कि साइकिल रोक कर ये रोल खा पाएं। शहर बदलते हैं, हॉस्टल बदलते हैं, भोजन का स्वाद बदलता है, तदबीर बदलती है, तकदीर बदलती है, नहीं बदलती है तो वो एक याद जो फूड पाइप से, आहार नाल से उठती है और इस ब्रह्म आकाश में, इस मस्तिष्क में कौंध सी जाती है। देवियों और सज्जनों, आप खाने पर बात करते हुए दार्शनिक हो सकते हैं, आप खाने पर बात करते हुए कवि हो सकते हैं, या इन सब को किनारे रख के सारी बुद्धियों को तिलांजलि देकर आप खाने पर बात करते हुए किसी आशिक या फ़कीर की तरह हो सकते हैं, जिसमें आपकी आंख में सिर्फ लौ नज़र आए, सिर्फ एक हवस नज़र आए भोजन के प्रति, एक आसक्ति नज़र आए और आप अपनी सुध बुध भूल जाएं। किसी ने कॉल में कव्वाली कही, किसी ने कविता कही, किसी ने अध्यात्म में श्लोक रचे और किसी ने खाने पर बड़बड़ाना चुना, क्योंकि ये कहते हुए भी उसे कहीं से गमक आ रही थी भोजन की। बात घर की के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपने पहले इकलौते बेशुमार प्यार के बारे में, खाने के बारे में। हाँ, मुँह में पानी आ गया है सब सुनकर ही। मुझे जलेबियाँ नाचती हुई दिखी, यस, और गरमा गरम समोसे और चाय। हाँ, और जब किसी गरम चीज़ पर घी डलता है और वो पिघल कर बहने लगता है और उसकी खुशबू आती है, वो भी वाह। हमारे शहर उरई में एक होटल था, पूनम होटल, जो कि होटल नहीं था, वो दरअसल एक रेस्टोरेंट था। पर शहर में तब रेस्टोरेंट नहीं होते थे, हम तो होटल ही जाते थे खाना खाने। तो बाद के दिनों में मैंने सोचा कि होटल वो जहाँ कमरे हों, तो वो एक बिल्डिंग थी जिसमें ऊपर रिहायशी इलाका था और नीचे एक बड़ा सा हॉल था जिसमें बेंचेस पड़ी हुई थी। उसका नाम था पूनम होटल। तो साहब, पूनम होटल के समोसे बड़े मशहूर थे और पूनम होटल के बाहर, पूनम होटल शहर के नवोदित नेताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, पत्रकारों का और पुराने ठेकेदारों का अड्डा हुआ करता था। हमारे पिताजी गांधी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, तो किसी से भी पूछना, और तब फ़ोन नहीं थे, कि रवि भाई साहब काम ले, बोले साहब गाँव में देख लो, घर पे देख लो, कॉलेज देख लो, वरना पूनम होटल पे होंगे। तो हमको ऐसा लगता था कि ये हमारे पिताजी का अस्थाई पता है, पूनम होटल। और पूनम होटल के समोसे बड़े मशहूर थे। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि शहर में शायद वो तब इकलौती दुकान थी जहाँ पे समोसे थोक में बनते थे, मतलब घन चढ़ा रहा, गरम गरम उतर रहे हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है हमारे पापा का खाता चलता था, तो घर के कोई भी लोग वहाँ से गुजरे तो 2 समोसे खाए, हाँ रवि भाई साहब के खाते में चढ़ा देना। तो बाजार और बाजार का खान पान, और अब पूनम होटल नहीं है। अच्छा, हाँ, वो ख़त्म हो गया है कई एक साल पहले। तो अब अड्डेबाज और जगह बैठते हैं, पर पूनम होटल और पूनम होटल से पैक होके आए समोसे, वो मेरी पहली अद्भुत याद है। तुमने समोसों का जिक्र किया तो ध्यान आ गया जी। मुंबई में पृथ्वी थिएटर है जो पृथ्वीराज कपूर जी ने बनाया और उनकी फैमिली उसे देखती है।
पृथ्वी थिएटर में बचपन में हम वॉलंटियरिंग करते थे। तो जैसे पृथ्वी थिएटर का हर साल एक फेस्टिवल होता है थिएटर का, जिसमें वो कई नामचीन लोगों को बुलाते हैं, दुनिया भर के आर्टिस्ट को बुलाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे नाटक वहाँ पर होते हैं। तो उनके पोस्टर्स कॉलेजेस में चिपका दिए, कुछ परमिशन का छोटा सा काम कर दिया। ऐसे बच्चे वॉलंटियर्स फेस्टिवल के बहुत होते थे, तो उनमें से हम भी थे। तब हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे। पृथ्वी फेस्टिवल का वॉलंटियर होने का एक और फ़ायदा ये था कि पृथ्वी कैंटीन में, जहाँ बहुत बढ़िया खाना मिलता है, हमें दिन भर में कुछ एक 50-60 रुपए का खाना फ्री मिलता था। तो अगर हम वॉलंटियर है तो हमारा नाम उस लिस्ट में होगा और हम उतना खाना उधर मुफ्त में खा सकते थे। पृथ्वी फेस्टिवल जब ख़त्म हो जाता था तो हमारा खाता भी बंद हो जाता था। तो उसके बाद फिर हम ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिनके खाते वहाँ चलते थे। उनमें से एक थे सत्यदेव दुबे, पंडित सत्यदेव दुबे। दुबे जी के साथ मैंने एक नाटक किया और दुबे जी और पृथ्वी का कुछ ऐसा नाता था कि उनका खाता हमेशा के लिए चालू होता था वहाँ पर। दुबे जी के नाम पर अगर आपने वहाँ पे कुछ जाकर मांगा, ऑफ कोर्स एक बार दुबे जी आपकी पहचान करवा दे, ये शक्ल, ये लड़की, इसको खाना मिलेगा, ये अगर एक बार हो जाए तो फिर आप हमेशा के लिए पृथ्वी थिएटर में खाना खा सकते हैं। तो हम दुबे जी के नाटक में काम करते थे बच्चे सारे, और पृथ्वी थिएटर जाकर रोज़ एक आलू सैंडविच नाम की चीज़ मिलती थी वहाँ, जो अब नहीं मिलती पृथ्वी थिएटर में। 2 सादे ब्रेड के टुकड़ों को एक साथ उस ऐसे वाले टोस्टर में डालकर, अंदर एक समोसे जैसी ही आलू की सब्ज़ी उसके अंदर होती थी, और वो ऐसे सैंडविच मेकर में डालकर थोड़ा सा रोस्ट, ब्राउन ब्लैक रोस्ट करके उसे केचप के साथ प्लेट में सर्व करते थे। और उस आलू सैंडविच के लिए मैं कितनी ही रिहर्सल्स करने के लिए तैयार थी और कुछ भी बैकस्टेज का काम करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो आलू सैंडविच उस खाते पर मिलता था हमें। तो हम बस वहाँ चले जाते थे, हम कहते थे दुबे जी के खाते पर एक आलू सैंडविच दे दो, और वो हमें एक आलू सैंडविच दे देते थे। तो ये मेरी भी एक खाते वाली याद है। और मैं जहाँ बड़ी हुई कांदिवली में, वहाँ 2 रेस्टोरेंट्स थे। अब मैं उन्हें रेस्टोरेंट्स कह रही हूँ, पर मैं उन्हें होटल ही कहती थी पहले भी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था शिवम सुंदरम। सुरुचि हमारे घर के पास था, तो सुरुचि वो होटल था जिस पे फ़ोन करके हम घर पे कभी कभी खाना मंगवाते थे, और शिवम सुंदरम वो होटल था जो थोड़ा बड़ा था, जिसमें बैठने की जगह थी। तो हमारे सारे बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़, कोई भी सेलिब्रेशन हमेशा शिवम सुंदरम में होता था। तो अब लैंडलाइंस थे तब, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, और एप्लीकेशंस नहीं थे डिलीवरी वाले। तो मोहल्ले के सारे लोगों को नंबर से पहचान जाते थे सुरुचि वाले अंकल। तो मुझे अब भी याद है, जब भी वो फ़ोन उठाते थे तो एक बहुत ही टिपिकल टोन में बात करते थे। तो जैसे उन्होंने फ़ोन उठाया, आपने सामने से हेलो बोला, अंकल कहते हैं हेलो सुरुचि। और अगर आपने फिर से कहा हाँ अंकल, या जो भी आगे बात की, तो वो मेरे फ्लैट नंबर के साथ मुझे पहचान लेते, हाँ सीतरी मंगलम बोलो। उसके साथ पहचान लेते थे। और फिर उनको ऑर्डर भी पता होता था, 1 पाव भाजी 4 पाव एक्स्ट्रा, वो सब बोल देते थे। फिर मैं कहती थी हाँ, और वो पे फ़ोन रख देते थे। तो ये 4 पाव एक्स्ट्रा और 1 पाव भाजी, और ये मंगलम में भेजना है, और ये उनको पता था। इट वाज लाइक परचून की दुकान पे जैसे खाता चलता है, वैसे हमारे वहाँ पे खाता होता है। आपने ये जिक्र किया, मैं ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं हूँ। वर्किंग क्लास हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऑर्डर करते हैं, पर स्थानीयता, सामूहिकता, उसमें मोहल्ले और मोहल्ले की ये वाली दुकानें, ये अब थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि आपको पाँव चलना नहीं, वक्त की बहुत कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इमरती लाना बच्चा राम की, पर सोन पापड़ी लाल मन की। तो ये तय था, ये सब मिठाई की दुकानें हैं, पर ये यहाँ से समोसे पूनम होटल से आएंगे, चाय मोहन की जाके पियेंगे स्टेशन पे, रसगुल्ले शर्मा जी की कैंटीन से आएंगे। तो ये बड़ा स्पेसिफिक था। ये अभी पुणे में होता है। पुणे में अभी बहुत सारे मोहल्लों में ऐसा एक इकोसिस्टम है कि देखिए ये यहाँ से आएगा, वो वहाँ से आएगा, सब सेट होता है। जैसे हमारे घर में घर के पास एक टी डेपो है। टी डेपो नाम की चीज़ अब मुझे दिखती ही नहीं है। तो पुणे में डेक्कन पर प्रताप टी डेपो नाम की एक जगह है जहाँ आपको हर तरह की चाय मिलती है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि वो डब्बे के इतर और भी अलग तरह की चाय मिलती है जिसको आप मिक्स करके अपना एक मिक्सचर बना सकते हो। हाँ। तो एक बार मुझे मेरी दादी सास ने, मतलब मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ ने भेजा कि जाके प्रताप टी डेपो से गोडबोले मिक्सचर ले आओ।
तो मुझे लगा पता नहीं ये क्या चीज़ होती है। तो अपेरेंटली मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ ने, मतलब मेरी फादर इन लॉ के पिता ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक चाय मिक्स आइडेंटिफाई किया था, जिसमें ऑरेंज पीको, ब्रोकन ऑरेंज पीको, CTC और कुछ और चाय पत्तियाँ मिलाकर उसका एक रेशियो बना होता था, और उस रेशियो में उसको मिक्स करके उसकी एक पुड़िया बनाकर वो चाय हम पीते हैं, अभी आज भी पीते हैं। तो मैं हमारी अगली बार चाय पुणे जाऊंगा तो ये गुडबोले प्रताप मिक्सचर टी डेपो से आती है। तो ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि ये यहाँ से आएगा, वो वहाँ से आएगा, कपड़े यहाँ जाएंगे, यहाँ से सिलकर आएंगे, ये लॉन्ड्री हमारी, ये जो है ना था, ये हमारा, ये हमारा वो, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगता है। और जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनियों की फॉर्च्यून ऊपर नीचे होते हैं ना, वैसे ही शहर में ये भी, अरे यार अब इसके समोसे की चटनी में दम नहीं रही, फलाना ट्राई करो। एकदम से कोई एक नया स्टार आएगा मार्केट में, अरे यार कचहरी के बगल में गोविंद के समोसे बढ़िया है, फिर उसमें विश्लेषण, साइज थोड़ा बड़ा है, आलू भुसभुसा नहीं है, ये नहीं हो। तो ये सामूहिकता का बड़ा अच्छा है। और ये भी लॉयल्टीज भी होती है ना, हाँ। कि कोई नई चीज़ आ जाए, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं तो बाबू के पास ही जाऊंगी। ये भी तो होता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसको बिल्कुल उसके साथ चिपके रहेंगे। तो ये भी बहुत होता था मुंबई में, पुणे में, दोनों ही जगह ये वड़ा पाव के बड़े बैटल्स होते हैं मुंबई में। जैसे यहाँ का वड़ा पाव अच्छा नहीं, कीर्ति का अच्छा, अरे तुमने ये खा कहीं नहीं, कीर्ति कॉलेज के बाहर का मैंने भी खाया। तो ये सब, जैसे मिसळ और पुणे, कि तुम्हें काटदरी की पसंद है या काटाकिर की पसंद है, बेड़ेकर की पसंद है या श्री कृष्ण की पसंद है, इसमें लड़ाइयाँ होती है। मतलब मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा, नहीं 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 वो बेड़ेकर नहीं, वो बकवास में से काटाकिर खा के देखिए, अरे तुम श्री कृष्ण तो खा के देखो। मतलब भिड़ जाते हैं लोग एक दूसरे के साथ, और लाइनें ऐसी होती है कि वो श्री कृष्ण मिसळ जहाँ वो दुकान है, वहाँ ऊपर से वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, वहाँ से नीचे जो लाइन शुरू होती है, आगे आधा किलोमीटर आगे लाइन लगी होती है बस मिसळ खाने के लिए, और उधर सिर्फ मिसळ मिलती है उस होटल में। खाने के चक्कर में एक बार हमें ये भय हुआ कि हम लोग खदेड़ ना दिए जाए। अक्की, नागपुर में कौन है तरी पोहे वाले? शंकर सबसे मशहूर वही है ना? हाँ, तो हम लोग नागपुर गए, हमारे भाई हैं वो, मतलब भाई हमारे स्कूल के जूनियर हैं, भाई जैसे हैं, जो आप कहती भी रहती, मेरा भाई संप्रदाय बहुत बड़ा है। तो वो पैलेटिव मेडिसिन केयर में, ऑन्कोलॉजी की एक डिवीज़न होती है उसमें, एम्स में, उनकी शादी थी, और मुझे वो शादियाँ प्रेम और दायित्व की तरह लगती हैं जिसमें समाज के तय किए बंधनों को धता बताया गया हो, जो कि मैं खुद वो कर चुका हूँ। तो जो भी मेरे आसपास के लोग करते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। तो वो जो हमारे भाई हैं वो एक समुदाय से आते हैं और उनकी पत्नी दूसरे समुदाय से आती हैं, तो बड़ा परिवारों में वो था। सो हमने कहा नहीं, तो अगर तुम लोग कन्विंस हो तो ज़रूर करो। सो वी वर द फैमिली, और नागपुर में वो शादी हुई बौद्ध ढंग से। तो वहाँ पे हुआ कि साहब और क्या करें, तो साहब यहाँ का तरी पोहा बड़ा मशहूर है। तो हम लोग सुबह सुबह जितने दोस्त गए थे यहाँ से 15-20, सुबह सुबह तरी पोहा खाने गए, तो वहाँ भीड़ लगी हुई है। तो भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए पहुँचे, और कुछ लोगों ने पहचान लिया, तो बात करने और साथी गए। तो वहाँ प्लेट में उन्होंने पोहा दे दिया, तरी दे दी, एक टमाटर टुकड़ा रख दिया, प्याज नहीं दे रहे थे वो। और तरी पोहे प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साहब प्याज के लिए क्या करें, तो बीच में 2 मेज़ रखी थी, उसमें भगोने रखे थे एल्युमिनियम की, और उसमें छिला हुआ प्याज रखा था, और चाकू लटक रहे थे। ठीक है, ऐसे वो पोल सा था, तो पोल से वो चाकू लटक रहा है, तो आप अपना प्याज खुद काटो। ठीक, तो हमें ये पता नहीं। वहां पे हमें कुछ लोग दिखे ब्लैक टी शर्ट में जो प्याज काट रहे थे। तो हमारा एक साथी गया, उसने प्याज काटा, तो उसने ले लिया, तो उसने घूर के देखा, कुछ नहीं बोला। दूसरा साथी गया, तो और तब फिर वो और प्याज काटने लगा, तो ये फिर लेने लगा, तो उसने हाथ पकड़ लिया। एंड देन वी रियलाइज कि वो जो 3-4 लोग प्याज काट रहे थे, वो एक और अलग ग्रुप था जो कहीं से खेल के आया था। तो वो उनकी सब एक जैसी जर्सी थी जिसमें पीछे कुछ मित्रमंडल रंगमंडल लिखा हुआ था। वो अपने लिए प्याज काट रहे थे, और इनको लगा कि ये भैया प्याज काट रहे हैं, हम प्याज ले। फिर बाकायदा उनसे माफी मांगी गई, भले लोग थे। तो पुणे में एक जगह बहुत कमाल, नागपुर में कुछ भले लोग भी होते हैं। नागपुर के सारे लोग बहुत भले होते हैं। ये नागपुर से हैं इसलिए। और ये जिनको देखकर मैं बातें कर रही हूँ, वो भी अक्षय जी हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही भले इंसान हैं। अक्की वर्धा से है। बिल्कुल। सो विदर्भ के लोग अमेजिंग होते हैं। बिल्कुल। विदर्भ में पैदा हुए और वहाँ पले बड़े लोग, मैं सिर्फ पैदा हुई हूँ,
लेकिन फिर भी मैं उसका ऑसमनेस लेकर ही निकलती हूँ। बस सावजी मटन में थोड़ा सा तेल कम डाला करें। अब ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, पर मैं सावजी बहुत नहीं खा सकती क्योंकि वो एक तो बहुत तीखा होता है और खाने वालों ने बताया कि तीखा तो ठीक है, पर साहब ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट के बाद अगर तेल के कुएं कहीं निकले हैं तो वो नागपुर में। जी बिल्कुल। आई थिंक जिस रीजन में बहुत गर्मी होती है ना, वहाँ बहुत ऑयली खाना बनता है, जैसे राजस्थान में भी बनता है, नागपुर में बनता है घी डालकर। पुणे में एक जगह साबूदाने की खिचड़ी मिलती है और पोहे मिलते हैं और उसके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी चटनी मिलती है। अब आप ये मानकर चलते हैं कि जो चटनी टाइप की चीज़ें होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। आपने पोहे की प्लेट ले ली तो चटनी आप ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर वो चटनी इतनी फेमस है कि उसका सेकंड सर्विंग लेने के लिए आपको लगभग उतनी ही कीमत फिर देनी पड़ती है। तो पैसे एक्चुअली चटनी के होते हैं और आप एक बार वो पोहे ले लो और फिर लिखा भी होता है बोर्ड पे चटनी एक ही बार मिलेगी। वहाँ के बोर्ड्स, खाने से रिलेटेड बोर्ड्स तो बहुत ही कमाल के होते हैं पुणे के। जी, आपने देखा होगा कि इस तरह की हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, घर जैसी बातें, कोई क्रम आज खास तौर पे फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो ये बिल्कुल वैसा है कि प्रेम में जो व्यक्ति है उसके नियम नहीं है कोई, वो बस है, अब वो कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग खाने के प्रेम में हैं, पर भोजन हमारी पहचान का बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। जी बिल्कुल। जैसे हम पूछते हैं ना कि घर कहाँ है, कहाँ से हो, और फिर जब वो आदमी खुल जाता है तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। जैसे हमारे यहाँ गेहूं की रोटी नहीं बनती है, गेहूं में चना मिलाया जाता है। अच्छा, उसको हम बिर्रा बोलते हैं। बिर्रा। हाँ, तो मैं आज भी 42 बरस का हो गया हूँ, सिर्फ गेहूं की रोटी मजबूरी में खाता हूँ। अगर किसी के घर में गया और मुझे सिर्फ गेहूं, आप गेहूं में चना मिला दीजिए, फिर आप देखिए तो वो बहुत सफ़ेद सी रोटी नहीं होती है, क्योंकि वो छिलके वाला चना है, उसका भूरापन आ गया, क्या स्वाद होता है। तो हमारे यहाँ तो चना मिला के रोटी। आजकल सब बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कार्ब्स को लेकर, और गेहूं की रोटी बेचारी थोड़ी सी इस चक्कर में पिस रही है, पिसने के बाद फिर पिस रही है। और अचानक लोगों को लगने लगा ये बाजरा खाना चाहिए और ज्वारी खानी चाहिए और चावल की रोटी। तो मैं बचपन से ही भाकरी खाती हुई बड़ी हुई हूँ, जवार सर्दी में बाजरा और बाकी टाइम जवार। ये तो हम खाते, तासीर गर्म होती है, तासीर गर्म होती है बाजरे की, तो ये तो हम खाते ही रहते थे। और अब अचानक उसका वो बन गया है, फैड सा बन गया कि एमरंथ खाना चाहिए। तो मुझे बहुत दिन तक पता नहीं था कि वो जो जिसको हम राजगीरा बोलते हैं घर पे, वो जो खाते ही रहते हैं हम लोग यहाँ वहाँ, उसको एमरंथ कहा जाता है और आजकल वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है खाना। तो मैं बचपन से ही एमरंथ खाते हुए, ज्वार बाजरी, ये सारी मिलेट्स, रागी, नाचनी जिसको कहते हैं, ये खाते हुए बड़ी हुई हूँ और यही मेरा कंफर्ट फूड है। तो जैसे अगर बैंगन का भरता बनता है तो उसको रोटी के साथ कैसे कोई खा सकता है, उसको तो भाकरी के साथ ही खाना पड़ता है। प्याज को यूँ फोड़ के उस पर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, बाजरे की रोटी और भरता, और साथ में अगर आपको पसंद हो, जो मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा गुड़ और उसके ऊपर इतना सा घी, जस्ट टू बैलेंस द तीखापन आउट। इसको देखकर अगर आपका मन ना पिघले, आपको खुशी महसूस ना हो, तो कैसे इंसान हो यार आप। ये और एक और बात, वरण भात। वरण भात मेरे उस इटर्नल लव अफेयर की तरह है, जिसके बारे में मैं कभी बात करते हुए नहीं थकूंगी। तो अगर आप कहीं किसी लंबे सफर से लौटे हैं, वरण भात, और आप घर को बहुत मिस कर रहे हैं, तो आपकी थाली में क्या होना चाहिए? वरण भात। वरण भात। तो जब मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों हम एक साथ में डाइट फॉलो कर रहे थे, तो एक चीट डे अलाउ होता था। तो चीट डे पर मेरी मदर इन लॉ हर वीकेंड पे कुछ नया अपने लिए बनाती थी, और मैं सिर्फ वरण भात। तो मैंने कम से कम 1-1.5 साल उस डाइट को फॉलो किया, और हर चीट मील में भाई मुझे वरण भात खिला दो, कुछ नहीं चाहिए। वरण भात क्या होता है मैं उनको समझा देती हूँ जो महाराष्ट्रियन नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ तरह की चावल की टाइप्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक है इंद्रायणी, एक है आंबे मोहर। तो हमारे घर में इंद्रायणी और आंबे मोहर दोनों चावल पकते थे। आंबे मोहर
का नाम आंबे मोहर है, क्योंकि आम को अम्बा कहते हैं मराठी में, मोहर यानी उसका फ्लावर, जो आम की क्या कहते हैं उसे, बोर, उसकी जो खुशबू होती है वैसी सी खुशबू उस चावल की होती है, इसीलिए उसको आंबे मोहर कहते हैं। दाना छोटा होता है और बहुत ही नरम सा पकता है, वो खिला खिला नहीं, थोड़ा चिपका हुआ। तो आंबे मोहर ताज़ा ताज़ा गरम गरम बना हुआ। और अरहर की दाल का बनता है वरण, उसमें कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा पानी और अरहर की दाल को पका के उसको मोड़ लेना है, मतलब मैश कर लेना है, नमक और थोड़ी सी चीनी जस्ट टू बैलेंस द फ्लेवर आउट, और घी, इससे बनता है वरण। बिल्कुल सादा, कोई छौंक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। तो इस गरम गरम भात पर पड़ता है वरण और उसके ऊपर आता है घी और थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर। ब्लिस। मैं बताऊं अपने मेरा कंफर्ट फूड। बता। चना मिला आटा, बिर्रा, उसका सिका पराठा, देसी घी में खरा सिका, किनारा जल जाए तो दिक्कत नहीं पर कच्चा नहीं होना चाहिए जी। कड़क सिका पराठा, हरी धनिया के आलू, तो आलू होते हैं मैं छिलके के, मतलब मुलायम सा छिलका उनका, और हरी धनिया मिर्च लहसुन का पेस्ट बनाया जाता है और फिर वो उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। छोंक के बाद हरी धनिया के आलू की सब्ज़ी, खीरे का रायता, और उसमें वो दिवलिया होती है ना, जिसमें ये जो मिट्टी का दिया जलाया जाता है दीपावली पे, उसको दिवलिया बोलते हैं हमारे यहाँ। दिवलिये से उसमें बघार लगता है। अच्छा। तो उसमें आप तेल या घी डालो और उसमें जीरा डालो, फिर वो ऐसी आग सी उठती है उसमें, और फिर उस दिवलिया को छोड़ दिया जाता है भगोने के अंदर जिसमें रायता रखा और ढक दिया जाता है, ताकि उसका पूरा धुआं भी चला जाए, स्मोकी भी, और वो अर्दी फ्लेवर भी आए। नाइस। वो वाला रायता, मिर्च का वो अचार जिसमें मिर्च गली नहीं है पूरी तरह, तो मिर्च का हरापन और कड़कपन बरकरार है, और मिर्च में जो सरसों है उसने अपने तीखेपन को अभी तिलांजलि नहीं दी, खत्म नहीं किया है। थोड़ा सा वो कच्चापन है, तो ये जो जीभ का किनारा होता है वहाँ जाके जो मिर्च लगती है, वो जो तीखापन, तेज का तड़का मैं करूँ, सीसी करती मैं बनवाए वो वाली मिर्च। और नींबू का अचार है जिसमें एक बहुत ही चारू प्रतिस्पर्धा है, सुंदर प्रतिस्पर्धा। दो कमाल के ग्रैंड मास्टर खेल रहे हैं, एक एक मूव, इसने घोड़ा चला तो अब बिशप से, उस तरीके की प्रतिस्पर्धा उस नींबू के अचार में हो रही हो। नींबू के खट्टेपन और उस अचार में पड़ी चीनी के मीठेपन के बीच, है ना, एक अजीब सी द्रव्य संधि, तय नहीं हो रहा है, जोड़ के पहलवान है। तो वो वाला अचार, एक नींबू का वो, खीरे का रायता, दिवलिया के बघार साथ हरी धनिया के आलू और कड़क से के पराठे। और जब ये सब हो जाए तो उसके बाद, वैसे बिना भुगतान के ब्रांड्स का नाम लेने की मनाही होती है, पर चंडीगढ़ का एक ब्रांड है गोपाल। गोपाल के बनाए हुए रसगुल्ले, गोपाल के बनाए रसगुल्ले इतने खफीफ होते हैं जितनी फर्रुखाबाद के कारीगरों की गोटा पत्ती का काम होता है, जिससे दुनिया के सबसे महंगे वस्त्र और लहंगे बनते हैं। इतना खफीफ होता है जैसे लखनऊ का नवाबों के ज़माने का कोई बावर्ची रुमाली रोटी तैयार कर रहा हो, है ना, वो नाइसली फर्मेंटेड, बहुत बारीक सी, मुलायम सी। वैसे जैसे बहुत कमाल के एक्टर और उससे भी ज़्यादा कमाल के इंसान और अद्भुत शेफ़ आदिल हुसैन, केरल से आई हुई काली मिर्च के साथ और उसके मसाले के साथ और खूब सारा करी पत्ता और थोड़ी सी भुनी हुई खरीदने और नारियल के साथ लटपटा के चिकन तैयार कर रहे हो। ठीक है, ये सब इतनी अद्भुत चीज़ है। तो जो गोपाल का रसगुल्ला है, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। वो इतनी नरमी के साथ बढ़ता जाता है जैसे जॉनसन बेबी पाउडर की खुशबू छोड़ते किसी बच्चे को आप दूध में, तो वो दूध और जॉनसन बेबी पाउडर की जो स्मेल मिल जाती है, उतनी नरमी के साथ उसके छेने को बढ़ता जाता है। मीठा इतना कि डायबिटिक इंसान भी दो खा जाए,
कि बस लोभ की चौहद्दी को छू के आ जाए। पाप बोध हो कि ना हो ये फिर कभी तय करेंगे। और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल, ऐसे बिल्कुल जैसे बिन कांटों के कली सी खिल गई है फूड पाइप में, तो वो ऐसा वो रसगुल्ला होता है। तो इस दिव्य भोजन के बाद वो आप रसगुल्ले हैं जो आप अपनी ग्रहण शक्ति और पाचन शक्ति के हिसाब से नग में या दर्जन के हिसाब से खा ले। हाँ, मतलब 4, 5, 6 नहीं, आप 12 भी खा 12 भी सकते हैं रस निचोड़ के। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे फादर इन लॉ के एक फ्रेंड थे, अब वो शायद नहीं है, बहुत ही मेहनती और बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे। सुबह 6 बजे वो फैक्ट्री में चले जाते, अपनी उनकी कोई स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी, बहुत काम करते, घर आते, भोजन करते, और भोजन के बाद वो ये डिक्लेयर कर देते कि अब मैं एनेस्थीसिया लेने जा रहा हूँ। यानी पुणे की एक मशहूर हलवाई के यहाँ से एक लड्डू आता था मोतीचूर का बड़ा, उसे हल्का सा गरम करके ताकि उसका घी पिघल जाए, उसमें जो सख्त हो जाता है घी उसमें थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, ऐसे उसे गरम करके वो बेड पर बैठते, बिल्कुल उस जगह जहाँ से लेटो तो सिर तकिए पर गिर पड़े, इस जगह पर वो बैठते थे और उस लड्डू को खा जाते थे। उस लड्डू को खाकर इस कटोरी को बस साइड टेबल पे रखने की देर और नींद इसीलिए उस लड्डू को एनेस्थीसिया कहा जाता था, उसे लेकर एनेस्थीसिया। और फिर वो दोबारा काम करने जाते और शाम तक लेट तक काम करते, फिर आते खाते एनेस्थीसिया रोज़। ये एक है और दूसरे एक है दूसरे एक है बहुत हैवीली डायबिटिक है। और मेरे फादर इन लॉ के साथ वो नासिक गए थे और नासिक में जाकर सब एक होटल पर गए और होटल पर उन्होंने खाना खाया। और फिर ये जनाब जो कतई मतलब मौत लेवल का डायबिटीज़ जिनको है, उन्होंने 2 गुलाब जामुन मंगवाए तो टेबल पे सब उनको देखने लगे, तो पागल हो गया, तो गुलाब जामुन खाएगा? तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, यहाँ किसी को नहीं पता ना मेरे को डायबिटीज़ है आप लोगों के लिए कौन सा फूड कंफर्ट फूड है? जब आप लंबे सफ़र से लौटे हों बहुत थकान में और आपको लगता हो कि अब मन मुदित तभी होगा जब मन का खाना मिले, तो वो कौन सा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो हमारा कंफर्ट फूड है, जैसे आपने एक का जिक्र किया, मेरे लिए ये है क्योंकि ये मेरी माँ ने एक बार ऐसे बनाया है ना, तो 2-3 बार ये अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बने और ये बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे आप गांव में हैं, पहले सब्जियों की उतनी उपलब्धता नहीं थी, आलू की लॉन्जिविटी ज़्यादा है तो आलू हमेशा रहता, तो आपने फटाफट आलू काटे, छोंके, और धनिया आपके घर में किचन में सब साइड में उगी रहती है, तो फटाफट आप, तो ये बहुत क्विक मील भी है कि आपने धनिया वनिया पीसा और सब कर दिया। और फिर मैंने एक बार माँ से पूछा कि जब कभी ऐसा होता है तो आप रोटी की जगह, मतलब आप मुझे ये समझाओ कि रोटी, पूड़ी और पराठे का अंक शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र क्या है, कब आप ऐसा करते हो? तो उन्होंने कहा, बेटा सबसे ज़्यादा टाइम रोटी बनाने में लगता है, तो जब बहुत सारे लोग हों, आप अकेले करने वाले हो, रिश्तेदार आगे सब आप, और तो कैसे करोगे? तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि कढ़ाई चढ़ाओ, उसमें घी डालो और पूड़ियाँ। तो मैंने कहा पराठे, तो उन्होंने कहा जब लोग ना ज़्यादा हैं ना कम हैं, पर आप चाह रहे हो कि वो कम खाएं, भरपेट खाएं पर कम खाएं, तो आपको रोटी को गरिष्ठता मुहैया करानी है, तो आपने पराठे सेक दिए। तो आदमी अगर रोटी 6 खाएगा, 4 खाएगा, तो पराठे वो 2 ही खाएगा जी। और एक चीज़ उन्होंने और बोली पराठे सेकने की ना खुशबू पहुंचती है जब घी भुन रहा है, तो बोले एक वो आश्वस्ति भी रहती है, और अगर औसत किस्म की सब्जी भी है तो भी, चूँकि वो इतना उसने आपको भूख जगा दी ना कि फिर जो मिलेगा, तो आपने कहा यार ये तो बहुत ही कमाल का लॉजिक है ये, है ना। मेरे बेटे की स्कूल में एक बहुत इंटरेस्टिंग टिफ़िन का फॉर्मेट है। तो जैसे टिफ़िन में क्या बनाना है इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर मोस्ट मदर्स। रोज़ अब नया क्या, या रोज़ ऐसा क्या जो बच्चों को अच्छा लगे। तो मेरे बेटे के स्कूल में ऐसा सिस्टम है कि रोज़ टिफ़िन नहीं भेजना पड़ता, हर दिन एक घर से खाना आता है, लेकिन पूरी क्लास के लिए आता है। वाह। तो क्योंकि मतलब पूरी क्लास एक जैसा खाना खाएगी? पूरी क्लास एक बहुत जैसा खाना सुंदर। खाती है। तो क्योंकि क्लास में 22-23 बच्चे हैं, तो आपका टर्न मानो महीने में एक बार आता है,
22 वर्किंग डेज के हिसाब से। तो महीने में एक बार ही आपको खाना बनाना है, लेकिन जब बनाना है तो 25 लोगों का खाना बनाना है, क्योंकि टीचर हेल्प सारे वही खाना खाते हैं। तो एक ही घर से सारा खाना आता है, तो ऐसे रोज़ किसी के घर से खाना आता है। ऐसे होता ये है कि बच्चे बहुत अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं। खाने का फॉर्मेट सेम ही होता है, रोटी सब्ज़ी दाल चावल और कोई एक रॉ सैलड का फॉर्म, फिर आप रायता भेजो, कचुम्बर भेजो, जो भी आपको भेजना है, ये फॉर्म होता है। अगर गर्मी में खाना भेजा जा रहा है तो उसके साथ आप एक छाछ या ऐसी कोई चीज़ ऐड कर सकते हो, लेकिन रोटी सब्ज़ी दाल चावल तो फिक्स फॉर्मेट है। पर रोटी सब्ज़ी दाल चावल में ही इतनी वैरायटी है अलग अलग घरों में, क्योंकि कोई मैंगलोर से है, कोई पंजाबी है, कोई कश्मीरी है, कोई गुजराती है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। और हमें इनकरेज किया जाता है कि आप अपने रीजन का खाना, अपने रीजन में जैसे सब्जियां बनती है वैसे भेजा जाए। तो कबीर इतनी इंटरेस्टिंग और अलग अलग चीज़ें खाता है क्लास में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग। ये उसका वेरिड कल्चर पे इंट्रोडक्शन भी हो रहा है। इंट्रोडक्शन भी हो रहा है। बेस्ट पार्ट इज कि सब बच्चे एक जैसा खाना खा रहे हैं, तो वो नहीं कह रहे यार उसके तो उसके यहाँ से कटलेट है, मेरे यहाँ से तो सिर्फ पराठा, और वो वहाँ पे भी एक क्लास आ जाता है ना। जिसके घर से खाना आता है वो बच्चा स्पेशल होता है, उसको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। जैसे अगर असेंबली की लाइन बननी है तो वो सबसे पहले खड़ा होगा, अगर किसी गेम की शुरुआत करनी है तो वो शुरुआत करेगा, अगर क्लास में कुछ पढ़कर सुनाना है तो वो पढ़कर सुनाएगा, तो या सुनाएगी। तो वो बच्चा उस दिन स्पेशल होता है, और वो कोई एक चीज़ सबको परोसता है जो उसके घर से आई है। फिर आप रोटी परोस सकते हैं, चावल, जो भी आपका मन करे। तो आप ये भी सीख रहे हैं सेवा भाव जी, और सब उसको थैंक यू भी कहते हैं। कृतज्ञता भी आ रही है। बहुत सुंदर। ये तो जो भी लोग स्कूल संचालित कर रहे हैं उन लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए, पेरेंट्स से भी डिस्कस करना चाहिए, एंड दे शुड इंट्रोड्यूस दिस। व्हेन आई विल ओपन माय स्कूल, मेरा सपना है कि मैं बच्चियों के लिए एक कम से कम एक नॉन प्रॉफिट, जिसमें उनसे 1 भी रुपए की फीस नहीं ली जाएगी, समाज के सहयोग से चलेगा, ऐसा स्किल स्कूल खोलूं। और उसमें हम ये व्यवस्था नहीं कि, क्योंकि वो बच्चियां उसमें से ज़्यादातर वंचित शोषित निर्धन समाज से हैं, पर जो कोलैबोरेटर्स हैं, जो मित्र हैं, कि आप स्कूल में तो आप एक दिन अपने घर से एक क्लास के लिए खाना बना के भेजें, और वो अलग अलग किस्म का खाना है। बहुत अच्छा विचार है जी। हाँ, आप थोड़ी देर पहले देवी जी अरहर की दाल का वरण भात के संदर्भ में जिक्र कर रही थी। भारत में एक लॉयल्टी दाल के लिए भी है। हाँ, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी जब हम अपने पार्टनर्स की बात कर रहे थे जो हमारे घर जैसे हैं, तो किन विषयों पे गंभीर मतभेद है मेरे और गुंजन के बीच, मतलब यूएन भी ना सुलझा पाए ऐसा मतभेद है दाल को लेके। हम बुंदेलखंड से आते हैं, हमारे लिए अगर आप कहोगे दाल तो हमें सुनाई देगा अरहर की दाल जी। अगर आप कहोगे साहब बीमार हैं, पेट खराब है, बुखार है वगैरह वगैरह, तो मूंग की दाल छिलके वाली। अगर आप कहोगे त्योहार है जैसे दशहरा है तो हम कहेंगे अच्छा चने की दाल बनेगी, ठीक है। और कोई बहुत स्पेसिफिक कुछ कह रहा है तो बोलना पड़ेगा तो मसूर की दाल, क्योंकि अदरवाइज मसूर की दाल दाल मोठ में इस्तेमाल होती है, मसूर की दाल नमकीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारा ये बड़ा सरल सा वर्गीकरण है। जब आप दिल्ली और इधर आते हैं तो माँ की दाल, पीली दाल, काली दाल, तो मैंने पूछ भी दिया, लोग बुरा मान के पापा की दाल भी बता दो ठीक है, धुली मूंग, ये उड़द, कंफ्यूज। और अरहर खाने को जनता राजी नहीं। इधर की जनता के लिए अरहर का मतलब है सांभर वाली दाल। ऐसा नहीं होता है भैया गाइस, दाल मतलब अरहर की दाल वेरिएशन क्या होता है वो बता देता हूँ। आप करी पत्ते का बघार चाहिए, आपको सरसों के दाने का बघार चाहिए, हींग के ज़ोर वाला बघार चाहिए, देसी घी में थोड़ा मोटा कटा हुआ प्याज टमाटर वाला बघार चाहिए, आपको अमचूर चाहिए, आपको टमाटर का खट्टापन चाहिए, नहीं आपको नींबू निचोड़ना। इस पे मतभेद हो सकता है, एंड आई सेलिब्रेट दैट प्लूरैलिटी। मैं बहुलतावादी व्यक्ति हूँ, पर दाल मतलब अरहर की दाल। अब मेरे को ना इसमें घर पे छित्तर पड़ेंगे मेरे सारे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स के बीच ये बड़ा मतभेद होता है कि दाल में चीनी या गुड़ पड़ना चाहिए या नहीं। हमारी दाल में थोड़ा सा मीठापन होता है, कभी कभी पड़ सकते हैं देखो कभी कभी।
बिना मीठे और खट्टे फ्लेवर के हमारी दाल ही नहीं बनती। एक तो हमारे यहाँ जिस दाल में छौंक पड़ या वघार पड़ती है उसे आमटी कहते हैं। आमटी अम्बट शब्द से आता है, अम्बट यानी सावर, खट्टा। तो अम्बट शब्द से आती है आमटी, और क्योंकि वो इसी शब्द से आती है वो खट्टी मीठी ही होती है। तो उसकी बहुत अलग अलग वेरिएशंस है, किसी में अमचूर पड़ता है, किसी में अमसुल पड़ता है यानी कोकम पड़ता है, किसी में इमली और गुड़ का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मिठास और खटास तो होनी ही चाहिए। पर आपने ये गौर किया है कि आई एम श्योर ये विदर्भ में नहीं होगा, ये कोंकण वाले इलाके में ज़्यादा होगा। ये ब्राह्मण, कोकणस्थ ब्राह्मण क्विजीन तटीय इलाके हैं जहाँ पे प्रचुर मात्रा में सब्जियाँ उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे एलिमेंट इस्तेमाल होंगे, आई एम अज्यूमिंग, जो ज़्यादा जिनकी शेल्फ लाइफ हो। इमली जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर आपके इर्द गिर्द बढ़िया टमाटर उग रहा है, आप हरे टमाटर की सब्ज़ी बनाओ, पके की चटनी बनाओ, उसमें कलौंजी मिलाओ, बिल्कुल नरम टमाटर, गरम कुछ भी करो फिर तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बढ़िया टमाटर काटो, उसमें थोड़ा सा काला नमक बुरकाओ, ऐसे ही खा लो, है मोहन? दाल को मराठी खाना बहुत वेरीड है। मतलब ये हर रीजन की कंप्लेंट होती है कि हमारे पूरे इलाके को एक रेसिपी में आपने समअप कर दिया है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता। कौन सी रेसिपी? मराठी खाने को आपसे मैं कहूँ मराठी खाना तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? आप तो खैर कुछ कुछ खा चुके हैं, लेकिन मिसळ पाव नहीं, वड़ा पाव नहीं, या फिर वेज कोल्हापुरी पर मेरा विशेष क्रोध है। वेज कोल्हापुरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वेज कोल्हापुरी क्या होता है? हर रेस्टोरेंट में वेज कोल्हापुरी नाम की एक चीज़ मिलती है, कभी उसको मंगवा कर खा कर देखो, मत खाना एक्चुअली। जो बहुत मुंबई सारे के लोग वेज कोल्हापुरी को मराठी खाना मानते हैं। वेज कोल्हापुरी नाम की कोई डिश नहीं होती तो महाराष्ट्र में, और वो बनती है आपकी टिपिकल अनियन टमाटर की ग्रेवी वाली, जो मक्खन वाला और ये सब की जो बेस ग्रेवी होती है। उसमें क्या सेव डाल देते हैं? नहीं, उसमें मिक्स्ड वेजिटेबल्स डाल देते हैं, और उसमें पता नहीं क्या उसमें क्या महाराष्ट्र में मुझे नहीं पता है, पर ये वेज कोल्हापुरी से मेरा विशेष मेरा प्रॉब्लम है। तो महाराष्ट्र में जो कोस्टल बेल्ट है, जो है कोकण, मुंबई भी उसका हिस्सा है, उसमें एक तरह का खाना बनता है जिसमें बहुत सारा फ्रेश नारियल, क्योंकि वहाँ उपलब्ध है, कोकम जो वहाँ उगता है, ये इसमें पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ जो उस बेल्ट में उगती हैं, वो आपको बीन्स बहुत सारी मिलेंगी। तो ये उस बेल्ट का खाना है। लाल मार्च, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स। जैसे आप इंटीरियर्स की तरफ जाने लगेंगे वैसे आपको ड्राई कोकोनट, ग्राउंड नट्स, तो सोलापुर और वो सारा जो हिस्सा है वहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड नट्स की रेसिपी होती है। वहाँ की ग्राउंड नट की चटनी बहुत फेमस है, या फिर ड्राई कोकोनट, सूखा खोबरा जिसको हम कहते हैं, उससे बनी हुई चीज़ें। तो जैसे सावजी मटन में भी ऑलमोस्ट जला हुआ, फ्लेम पर ग्रिल किया, सेका हुआ सूखा कोकोनट और प्याज भुना हुआ, उसकी ग्रेवी बनती है। तो ये इंटीरियर्स में जैसे आप जाने लगते हैं वैसे वैसे वो कुजीन बदलता चला जाता है। तो हर इलाके की अपनी एक स्पेशलिटी है, हर इलाके की अपनी स्पेसिफिक रेसिपीज़ हैं। सिर्फ पूरन पोड़ी जैसी एक जनरल चीज़ को भी 3, 4, 5 अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। एक उसको तेल पर बेला जाता है तो वो एक तरह की क्रिस्पी और फ्राइड सी बनती है। विदर्भ में उसको बहुत नरम आटे के साथ ऑलमोस्ट गद्दे की तरह मोटा बनाया जाता है, तो उसका टेक्सचर बहुत अलग होता है। मुंबई की तरफ उसको सूखा बनाया जाता है ताकि दूध के साथ खाया जाए। तो पूरन पोड़ी भी अलग अलग बनती है। ऐसी कोई एक डिश नहीं है जो पूरे महाराष्ट्र में बिल्कुल एक जैसी बनती है। ऐसा होता है क्या, जो आपने जब कहा अलग अलग इलाके, लेटली हमने देखा है कि इलाकों के वेरिएशन के साथ साथ वेज, नॉन वेज, वीगन, ये जो प्राइमरली 3 कैटेगरीज हैं, आपकी मर्ज़ी, आप वीगन खाओ, योर चॉइस, है ना। आप कन्विंस्ड हो उन आइडियाज़ से, आपकी मर्ज़ी आप वेज खाओ, आपकी मर्ज़ी आप नॉन वेज खाओ। एगिटेरियन कई लोग बोलते हैं, वो भी खाओ, है ना। कई लोग नॉन वेज खाते हैं, बीफ नहीं खाते हैं, पोर्क नहीं खाते हैं, आपकी मर्ज़ी। दिक्कत यहाँ नहीं, दिक्कत यहाँ है जब आप ये कहो कि जो मैं खा रहा हूँ वही सही है और जो तुम खा रहे हो वो गलत है। और ये भी बहुत होने लगा है। शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को इतने हे भाव से देखते हैं, और जबकि बहुत सारे अलग अलग सर्वेस के मुताबिक इंडिया प्राइमरीली एक नॉन वेजिटेरियन कंट्री है। कुछ सर्वेज कहते हैं कि 30-35% लोग वेजिटेरियन हैं, बाकी के सारे नॉन वेजिटेरियन हैं। अब ये जो बाकी के सारे हैं
इनको हम किस तरह के नॉन वेजिटेरियंस मानते हैं। तो सर्वे में ये भी लिखा है कि लिमिटेड नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन को भी हम नॉन वेजिटेरियन ही मानेंगे। तो ऐसे सारे लोगों को जो रेगुलरली नॉनवेज नहीं खाते लेकिन जो खाते हैं कभी कभी, इनको अगर मिलाया जाए तो ये परसेंटेज का डिफरेंस है 30-35 और 70 to 65। मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये बहुत ही बुरी और बहुत ही क्या कहते हैं, सैड बात है कि फूड चॉइसेस को लेकर आप किसी को जज कर रहे किसी हैं। को जज कर रहे हो, और सिर्फ जज नहीं, आपने जैसे कहा हेय भाव से देख रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि जो आप खाते हो वो प्योर है और वो अरे साहब बेटर है। वो लोग तो अंडा खाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अब ऐसा कैसे उनका कर मन वो खाते हैं, उनके पोषण के लिए मन जरूरी भी है। नहीं। मैं तो कहती हूँ जिस रीजन में जो खाना सालों से खाया जा रहा है, जैसे बहुत सारे कोकण के इलाके में फिश को नॉनवेज मानते ही नहीं है। मिथिला के त्योहार इलाके के में दिन हाँ। इतने सारे अलग अलग दिन भी फिश खाया जाता है क्योंकि वो उनका स्टेपल फूड है। वहाँ जहाँ और कुछ उगता नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल आपके किनारे से लगकर जो गांव है, वहाँ एक तो फ्रेश फिश होता है और जब सीजन नहीं होता फ्रेश फिश का तो ड्राइड फिश खाते हैं। पर वही खाना है उनका। मतलब अगर आप सिर्फ चावल और नमक खाने वाले हो तो साथ में एक मछली तो खाओगे। तो यही उनका पारंपरिक खाना है। इसको जज करना इतना मुझे स्टूपिड लगता है। हमारे यहाँ के पारंपरिक खाने में अब उसका सीज़न आ रहा है, सो आई एम एक्साइटेड। हम लोगों के देश में, देश जब मैं कहूँ तो आप समझिए बुंदेलखंड देश है ना, नॉट देश, नॉट नेशन, हमारा इलाका। मटर खूब होती है और हमारे उरई जालौन की मटर देवी जी इंडिया की 1 नंबर मटर है। ओके है ना। तो अब ये एक्सप्रेस वे बन गया तो सीधे वहाँ से लगता है माल दिल्ली की मंडी में। रात में हमने लादा, किसानों ने शाम को तोड़ा, रात में लदाई हुई, सीधे ठेला चला, सुबह 4 बजे दिल्ली की मंडी में फ्रेश मटर, 1 नंबर की मीठी मटर। तो जब बहुत मटर होगी तो वो मटर आप रोज़ तो सब्जी में खाओगे नहीं। तो हमारे यहाँ, जिसको बिहार में घुंगनी भी बोलते हैं, मटर छीली गई, लोहे की कढ़ाई में तेल डाला गया, प्याज लहसुन सब डाल के, मिर्ची डाल के, और मटर कल्हार के उसको ढक दिया तो फिर भाप में पकी, पानी छोड़ रही, फ्रेश मटर है। तो वो एक नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये खाया है मैंने और इतनी बढ़िया लगती है, इतनी ज़्यादा। आपके यहाँ हुरडा खाता है? ज्वार या बाजरी के कच्चे दाने हरे रंग के जो होते हैं। हमारे यहाँ चने के खाते हैं और उसको होरा बोलते हैं। हाँ, हम उसको हुरडा कहते हैं, या हो गुजरात सकता में है आप उसको ही लोगों पोंक के यहाँ से कहते हैं। उठाया हो, क्योंकि एक समय था जब मराठाओं ने बुंदेलखंड पे हमला किया था और कब्जा किया था। सो वी वर मराठा कॉलोनी, मराठा साम्राज्य का हम हिस्सा थे। उसका सीजन भी आ रहा है अब, सर्दी में तो हाँ, मिलने शुरू हो जाती है। तो वो चने की ये प्रकृति बहुत खुश रही होगी और प्रकृति ने इंसान से कहा होगा वरदान मांगो, तो इंसान ने कहा होगा चना। सच में। तो चना जब अपनी सारी नमी को बचाए हुए है, छोकरा जवान हो गया पर नमी पूरी बची हुई है, तब वो हरा है। हरे चने को पीस के, दुरदुरा पीस के आप कढ़ी बनाइए, निमोने की कढ़ी, अद्भुत है। ठीक है। हरा चना कल्हार के भी आप खा सकते हैं। अब चने पे जालिम जमाना गालिब हुआ तो उसके भीतर की आर्द्रता कम हुई और सख्ती आई, क्योंकि उसको बच के रहना है, तो उसने एक भूरापन, एक आवरण ओढ़ लिया है। अब आप उस चने को रात भर पानी में भिगो दीजिए तो आप कच्चा खा सकते हैं। कुछ दिन और नमी दीजिए तो वापस अंकुरित हो जाएगा, क्योंकि हर बीज एक पेड़ है और हर एक पेड़ बीज। उबाल दीजिए, तो अभी जैसे कंजकें खिलाई गई कुछ हफ्तों पहले, कल्हार दीजिए, चटपट तैयार। भून दीजिए, सफ़र कितना भी लंबा हो, पोटली में अगर भुना चना है और थोड़ा सा गुड़ है तो आस बाकी है। पीस दीजिए, छिलके के साथ पीसिए तो अलग फ्लेवर है, बिना छिलके के पीसिए तो अलग फ्लेवर है। और साहब बेसन, बेसन मतलब उत्सव, बेसन की जैसी उजास। अगर आपके घर में बेसन खदबदा रहा है, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में उत्सव की, सुख की उजास है।
आप देखिए कब कब बेसन इंट्रोड्यूस होता है, जब जब त्यौहार होते हैं, जब 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 जीवन का कलरव हो, कोई आया अरे पकौड़ी बना लो यार, कढ़ी बना लो यार, एक चना और चने की बर्फी, चने की मिठाई, क्या अद्भुत लल्लन टॉप मिठाई होती है साहब। चने की मिठाई खाई आपने? मैसूर पाक चने का होता है। जी जी जी, तो और भी बनती है। हाँ, वो हाँ, भी बिल्कुल। एक तो मूंग दाल की बर्फी, चने की दाल से और चने की दाल देखिए जी, बेसन से, चने की दाल से नहीं, बेसन से, इसको मराठी में सुरळीच्या वड्या कहते हैं, आपने खाया भी होगा। पीले रंग की थिन सी परत वाली रोल्स में बनती है, सेवरी आइटम है, मतलब मीठा नहीं है। इसे बहुत सारे गुजराती फरसाण वाली दुकानों पे भी खांडवी कहते हैं। आपने ये खाया है कभी? जी जी जी। क्या अद्भुत चीज़ होती है। उसे बनाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। आपको बेसन को पकाकर उसको गरम गरम हाथ से फैलाना होता है, बड़ी परात पे या किसी बड़े सरफेस पे, थोड़े से हाथ भी जल जाते हैं। फिर उस पर नारियल, धनिया और राई, हींग का छोंक और नमक को स्प्रेड करके उसको पतली पतली पट्टियों में काटकर उसको यूं रोल किया जाता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। मैं जब कभी अपना घर बनाऊंगा गिरिजा जी, तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा अगर संसाधन रहे, सबसे आकार में ज़्यादा बड़ा जो कमरा होगा वो चौका होगा, किचन होगा। हमारे यहाँ किचन को चौका बोलते हैं। और डाइनिंग टेबल नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। दरी बिछी होगी, सामने चौकियाँ रखी होंगी और उस पर थाल या केले के पत्ते में आपको भोजन करवाया जाएगा। सूरज की रोशनी भरपूर होनी चाहिए, मतलब फ्रेश सनलाइट आ रही हो वहाँ पे, हवा, खुलापन हो। इनफैक्ट हमारे ये जो पॉडकास्ट के पार्टनर हैं अल्ट्राटेक, जो कहते हैं घर एक मौका एक, और दुरुस्त कहते हैं, मैं उसमें जोड़ देता हूँ घर एक मौका एक। और घर में सबसे ज़्यादा तसल्ली से आप बनवाइए किचन और बाथरूम। ये आपकी मनुष्यता का स्तर तय करने के 2 सबसे ज़रूरी मकाम हैं। आपका बाथरूम जिसमें सीपेज ना हो, फ्रेश एयर आ रही हो, लाइट आ रही हो, सब कुछ बिल्कुल ढंग से बना हो। ये हमारे यहाँ कहते थे लोग कि किसी के हाइजीन को चेक करना है तो चेहरा मत देखिए, सब लोग अपना चेहरा चमकाए घूमते, उनके पाँव देखिए, पाँव उनके कैसे हैं, है ना, हाथ उनके कैसे, वो कैसे रखें। और वैसे ही किसी के घर को जांचना हो तो ड्राइंग रूम नहीं, सब लोग अपना ड्राइंग रूम ठीक रखते हैं, बाथरूम, उनका किचन और बाथरूम कितना साफ़ सुथरा है, हाइजीन के मामले में कितना। और दूसरा किचन जो हम बात कर रहे थे, तो बढ़िया दरी बिछी हो, चौकियाँ हो, लोग जी में, और फिर वो लपेट के रख दी जाए। और तमाम पुरानी चीज़ें हों। आप सोचिए, मेरी पत्नी को छोले राजमा और कढ़ी प्याज की वो बनाती बड़े अच्छे से, वो बना रही हूँ, मैं सिलबट्टे पे बढ़िया चटनी घोटने में लगा हूँ है। तो सिलबट्टे वाला वो ओखली से जो दुरदरापन आता है वो मिक्सी से आ ही नहीं सकता है ना। पर ये तब है जब दोनों साथी काम कर रहे हों। और भोजन बनाना एक बड़ा अद्भुत किस्म की संगत भी होती है। व्हेन वी हैव अ बेस्ट टाइम, ये हमने बहुत बातें कर ली हैं और किसी बात में मतभेद नहीं है, तो उसका एक पैमाना ये होता है कि क्या आप साथ में खड़े होकर किचन में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक साथ काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपके मैनरिज्म बहुत अलग हैं किचन में काम करने के, हमारे अलग, उनके अलग। सो व्हेन वी आर इन अ हैप्पी स्टेट, सो शी विल बी डूइंग सम सैलेड बना रही हैं, मैं कुछ पोहा बना रहा हूँ, चोखा बघारी कर रहा हूँ, तो किचन साहब किचन बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पहले से लगता था ऐसा कि किचन को बहुत प्यार से और बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। इसमें कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं, जैसे बहुत सारे घरों में स्लैब की हाइट, प्लेटफॉर्म की हाइट। बिल्कुल, मेरे लिए प्लेटफॉर्म की हाइट ये इतना प्रॉब्लमेटिक मुद्दा रहा है हमेशा किसी भी घर में। मैं आई थिंक एवरेज हाइट के मुकाबले थोड़ी लंबी हूँ, तो उसके हिसाब से जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसे मुझे अजीब तरह से झुक कर काम करना पड़ता है। जैसे बर्तन अगर धोने हो तो आई हैव टू बेंड एट अ वेरी ऑकवर्ड एंगल, और दैट्स वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मुझे हमेशा से लगता था कि इसकी हाइट 4 इंच अगर बढ़ जाएगी
प्लेटफॉर्म की, तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो मुझे लगता है जब भी मैं अपना किचन बनवाऊँगी तो उसमें मेरे प्लेटफॉर्म की हाइट 4 इंच बढ़वाऊँगी ज़रूर। और जहाँ चिमनी लगती है ऊपर, बहुत सारे घरों में चिमनीज़ होती है ऊपर जो लगी होती है, वो मेरे सिर से टकराती है अगर मुझे खाना बनाना होता है, तो वो मुझे थोड़ी ऊंची करवानी है। तो ऐसी कुछ कुछ मेरी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिनकी जगह हमने तय कर ली है इसलिए वो वहाँ है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा आपको लगती रहती है बार बार कि आपको बहुत ज़्यादा झुकना या बहुत ऊपर हाथ करना मुश्किल हो जाता है। तो सब एक्चुअली आपको बस यही चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि किचन साफ़ रखना है और टाइडी रखना है तो आप सब कुछ हटा देते हो वहाँ से। तो मुझे किसको चाहिए टाइडी किचन? फंक्शनल किचन होना चाहिए। मैं यूँ हाथ करूँ तो नमक हाथ पे लग जाए, यूँ हाथ करूँ तो चीनी आ जाए, ये सब पास होना चाहिए। माई मदर डज दिस, शी हैज़ अ मेडिकल कंडीशन, तो वो ज़्यादा देर तक खड़े रह के काम नहीं कर सकती हैं जी। तो स्वेलिंग वगैरह है, तो वो बैठ के खाना बनाती हैं। तो घर में किचन में स्लैब वगैरह बना हुआ और वो नीचे, तो वो जहाँ बैठी हैं अब वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है, और जहाँ तक खिसक के उनके हाथ पहुँच सकते हैं वो ब्रह्मांड की चौहद्दी है, उसके बाद वो ख़त्म दुनिया, ठीक। इसी रेंज में अब उनको सब चीज़ें चाहिए, तो इसी रेंज में वो थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं तो डलिया का किनारा आ जाए जिसको घसीट के वो प्याज खींच के काट सकें, फिर इससे वो एक ही बार में लाके सामान रख लेंगी। एक पानी भरी बाल्टी उस वहीं पे हो, थोड़े से बर्तन वहीं पे हों। और फिर मेरी माँ क्या करती है, माई वाइफ फाइंड्स इट फनी, जो कुछ बचा तो वो छोटी छोटी पुटरिया बना के, थोड़ा सा चावल बचा तो एक पॉलिथीन में बांध के रख दिया वो। तो व्हेन शी गोज फ्रॉम शी लाइक ये क्या तिलिस्म है? मैंने कहा नहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम 4 दिन के लिए आई हो। उनकी दुनिया है और उनको वो बाँ भर आकाश ही चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी काम कर रहे हैं स्त्री या पुरुष किचन में, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज़ किया जाए। अनफॉर्चुनेटली आजकल बड़ी यूनिफॉर्मिटी आ गई है, जहाँ आनी चाहिए लोक व्यवहार में कि आप किसी को कुल गोत्र के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, उसकी रीजन के हिसाब से ऊंचा नीचा नहीं, वहाँ तो नहीं आई। और जहाँ नहीं होनी चाहिए कि सबकी ज़रूरत के हिसाब से वो बने। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कि कई घरों में कंसल्ट भी किया जाता होगा उस घर के सब मेंबर्स से कि तुम्हें कैसा अपना कमरा चाहिए, जो जिस कमरे में सबसे ज़्यादा समय गुजारता है और जिस कमरे से जिसका जितना ज़्यादा ताल्लुक़ है, ये डिसीजन उसका होना चाहिए कि वो कमरा कैसे डिज़ाइन होगा। तो किचन के मामले में अगर आपके घर में आपकी घर की स्त्री किचन में ज़्यादा रहती है तो फिर किचन उनके हिसाब से होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो खाना बनाता है उसके हिसाब से। मुझे लगता है कि जिनके पास ये उपलब्धि है और जिनके घरों में कुक या किचन को संभालने वाली व्यक्ति घर में रहने वाले व्यक्तियों के व्यतिरिक्त कोई है, कोई आकर खाना बनाता है या आपके साथ रहकर खाना बनाता है, तो उनसे भी ये पूछना चाहिए। मेरे घरों में हमेशा ही मेरे साथ हमारी ताई रही हैं, जो मेरे घर का बिल्कुल एक बहुत अहम हिस्सा है। तो घर की स्त्री जिसे कहा जाता है, तो मुझे लगता है वही है वो। दरअसल मैं तो बाहर रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ताई के हिसाब से भी घर में बदली जाती हैं। हाँ वो मेरा घर है, हाँ वो मेरा किचन है, और हर औरत विशेषतः किचन को लेकर बहुत पॉजेसिव भी होती है कि मेरा किचन मैं मेरे तरीके से करूँगी। लेकिन सच बात यह है कि उसमें सबसे ज़्यादा समय हमारी ताई गुजारती है। तो अगर उनको कुछ बदलना हो, उन्होंने कुछ इधर उधर रख दिया, तो मैं उस पर ज़्यादा आक्षेप नहीं लेती, क्योंकि खैर काम तो उन्हीं को करना है और समय उन्हीं को गुजारना है। Same pinch. Tata Copper Plus with the goodness of copper. किचन की हम बात कर रहे हैं तो पानी, वैसे मैं तो ये टाटा कॉपर वाला पानी पी रहा हूँ। कॉपर सेहत के लिए अच्छा होता है और एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस, मतलब टाटा को लेके अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि दे आर सपोर्टर ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज़, एक इमेज भी है टाटा की बहुत अच्छी, देश में बड़ी विश्वसनीय इमेज है। हम पानी की बात कर रहे हैं। आपके किचन में जो पानी इस्तेमाल हो, पानी की निकासी, पानी की नालियाँ, और उन तक आपके हाथ पहुंच रहे हैं कि नहीं, कभी कुछ फंस जाए नहीं हो जाए सिंक में वो, और जो फ्रेश पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सब्जियां धोने के लिए कर रहे हैं या पीने के लिए कर रहे हैं, घड़े की जगह कहाँ है, या अगर कोई वाटर कूलर इस्तेमाल कर रहा है या फिल्टर इस्तेमाल कर रहा है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है जी। कई जगह वो कोने हाथों में चीज़ पहुँच भी नहीं पा रहे हैं कितने लोग गिर रहे हैं सीधा, अरे फलाने उठा दो, ठिकाने ये कर दो।
यूटिलिटी का बड़ा ख्याल रखें। लेकिन आज हम इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह बात, मुझे याद है मैं लेडी स्पेशल नाम का एक शो करती थी सोनी पर, हाँ। जी सोनी पर। और मेरा जो किरदार था वो एक छोटे से घर में, मुंबई में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे ये चौल जैसे छोटे घर पाए जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा कमरा ही सा है, उसी में किचन है, उसी में हॉल है, उसी में छोटा सोने का एरिया और एक मेज़नीन जैसा माला जैसे कहते हैं ऊपर की जगह, वहाँ पे सिर्फ गद्दे डालकर आप रात में सोने जा सकते हो। आई डोंट नो हिंदी में उसे क्या कहते हैं, जो छोटी सी एक दुछत्ती सी बनी होती है, भंडरिया। तो वैसा सा इनका घर है। और तो उस घर का जब सेटअप हो रहा था, जब हमारा शो शुरू होने वाला था, अभी शूटिंग शुरू हुई नहीं थी, तो मैंने हमारे डायरेक्टर से और प्रोड्यूसर से कहा था कि किचन मुझे सेट करने दीजिए, आप किसी फिल्म के या सीरियल के सेट की तरह इसको आर्ट डिपार्टमेंट को मत सौंपिएगा, ये मेरा किचन होने वाला है, तो इसे मुझे सेट करना है। चाय चीनी के डब्बे कहाँ होंगे, बर्तन कहाँ रखे जाएंगे, किसको कैसे सजाना है, ये मैं डिसाइड करूँगी। एंड दे वर ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने अग्री किया। तो मैंने उस शो का पूरा किचन खुद सेट किया था। तो मुझे होता ये था कि वो एक ऐसा किरदार था जिसके घर में 2 बच्चे हैं, एक बूढ़े ससुर है जो एक व्हीलचेयर पर होते हैं, पति है, सारे बिज़ी लोग हैं, एक बहुत ही इकोनॉमिकली लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से वो आते हैं। तो ऐसे घरों में जो औरत होती है ना, वो कभी खाली बैठकर गप नहीं कर सकती, क्योंकि उतना समय ही नहीं होता। इतनी सारी चीज़ें होती है करने के लिए और जो खुद ही करनी पड़ती है, हेल्प कोई नहीं है, तो आप यूँ बैठकर गप नहीं कर सकते, इसके लिए समय नहीं होता। तो ये किरदार जो मेरा था, ये कोई भी संवाद उस सीरियल का जो घर में हो रहा हो, वो बिना काम के नहीं करता था, ये हमने तय कर लिया था। बात चल रही है दोस्त से, बगल से पड़ोसी दोस्त आकर बैठी है और बातें हो रही है, मटर छील रहे दोनों, सब्जी काट रहे दोनों, चावल बिन रहे हैं, ये हो ही रहा है। या फिर पानी भरा जा रहा है, एक हाथ से पाइप पकड़ के रखा, ड्रम में पानी भरा जा रहा है, कपड़े सुखाए जा रहे हैं, किचन में कुछ हो रहा है, बात करते वक्त पानी की बोतलें भरी जा रही है, टिफ़िन पैक हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं इसमें काम करती गई, वैसे वैसे बहुत सारे लोग मुझसे आकर कहते थे कि आप जैसे आपके घर में घूमती फिरती रहती है ना इस शो में, ऐसा लगता है ये आप ही का घर है, क्योंकि एक्चुअली वो किचन और वो घर मैंने सेट किया था। तो जैसे बात करते करते अगर मुझे चाय बनानी हो मेरे घर में, तो मुझे देखना भी नहीं पड़ेगा चाय का बर्तन कहाँ से आ रहा है, किस डब्बे से क्या आ रहा है। तो मेरा उस सेट के साथ ऐसा ईज हो गया था, वो किचन बिल्कुल मेरा हो गया था। तो बात करते करते मैं सरक कर एक डब्बा उठा लेती थी, उसमें से चाय पत्ती निकाल लेती थी और सब कुछ बिल्कुल। और ये अगर ज़रा भी छिन्न भिन्न हो जाए, पिछले दिनों मैं बाहर के सफ़र पे था, मैं आया तो मेरी वाइफ के लिए, गुंजन के लिए, वो एक शी इज़ अ वर्किंग वुमन, पर उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर है कि वो घर को रीजिक कर दें, ओके, ड्राइंग रूम की कुछ चीज़ें चेंज कर दें, कुछ कर दें, है ना, कुछ हेल्प की मदद करवा। तो उन्होंने किचन में कुछ चीज़ें चेंज की। अब मैं वापस आया, हम लोग बैठे बात करें, फिर वो कुछ सलाद बना रही है, मैंने कहा यार मैं आलू के पापड़ आए थे और वो दाल वाले पापड़ थे, तो वो सीखता हूँ। तो मैंने पापड़ वापड़ निकाले एक डब्बे से, और ये चीज़ें मुझे बड़ा निरंतर, जहाँ से सफ़र शुरू हुआ है, कि वो बाज़ार वाले नहीं, घर वाले चिप्स, घर वाले साबूदाना के पापड़, इसके पापड़, उसके पापड़। अब मैं उसको भूनना शुरू कर रहा हूँ, मैंने एक ड्रॉर खोली जिसमें चिमटा होता था, और उसमें चिमटा नहीं है। तो मुझे पता चला कि मेरी गैर मौजूदगी में ज्यामिति बदल दी गई है। सो लगे चिमटा, दूसरे इस वाले में, अरे यार तो उसमें कोई बात नहीं, इस वाले से इसमें आ गया। तो मैं समझा नहीं पाया कि बिल्कुल। पर जैसे हमारे घर में कुछ बहुत बदलता नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो जहाँ हो वो वहीं रहे। तो मैं बिल्कुल बदल नहीं सकती चीज़ें, एक बार उसकी जगह तय हो जाती तो वो वहीं रहता है हमेशा के लिए। लेकिन मेरा बेटा, अब ये थोड़ा सा जेंडर को लेकर भी ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट बेटियों को पता होता है किचन में क्या कहाँ रखा है या घर में क्या कैसे चलता है, और बाय डिफ़ॉल्ट बेटों को इनमें इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता, और ये ज़्यादातर घरों में मैंने भी देखा है। तो कटाक्ष से मैंने पहले ही दिन से, जब से कबीर ओल्ड इनफ हुआ है कि वो किचन में आके 4 चीज़ें अपने आप करे, अगर उसने मुझसे कभी गलती से पूछ लिया कि ये कहाँ रखा है, तो उसे पता है कि अब माँ का रुद्र रूप देखना पड़ेगा। अपने ही घर के अपने ही किचन में तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि ये कहाँ रखा है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि पानी पीने के ग्लासेस कहाँ रखे होते हैं, तो बेटा फिर तुम सीख लो।
तुम अपना 1 घंटा ले लो, पूरे किचन को देख लो और रट लो कहाँ क्या रखा होता है, क्योंकि ये सवाल तो नहीं पूछे जा सकते थे। तो कबीर बहुत बढ़िया चाय बनाता है, अपने लिए अंडा बना लेता है, सैंडविच बना लेता है, छोटी छोटी चीज़ें जो भी, वो 12 साल का है तो बहुत सारी चीज़ें वो बना लेता है। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो 14 साल का हो तब तक वो अपना पेट भर सके इतना खाना बना दे अच्छी तरह से, और सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, प्यार से बनाएं, क्योंकि आप सर्वाइवल के लिए कितने दिन खाना बनाओगे, कुछ तो आपको उसमें मज़ा लाना पड़ेगा। लड़कों को अगर हम जैसे आप सिखा रही हैं अपने बेटे को ये चीज़ें सिखा दें तो जो मैस्कुलिनिटी के तमाम तयशुदा पैमाने हैं जी, वो भी थोड़े से दरकेंगे। बिल्कुल। या उनके जो जहन में है कई घरों में, अरे साहब वो जब तक फलाने के हाथ की गरम गरम रोटी या सब्जी नहीं, वो थोड़ा सा एप्रिसिएशन के साथ आता है, थोड़ा सा कंडीशनिंग के साथ आता है, वो भी आप साथ में करिए, दोनों लोग साथ में किचन का काम निपटाइए बहुत और फिर साथ में सारे खाइए। मर्द, आपने कहा जो अप्रिसिएशन की बात है, क्रेडिट कभी लेते नहीं है औरतों से, क्रेडिट हमेशा देते ही हैं उनको कि इनके हाथ का ये, इनके हाथ का वो। बिल्कुल, मैं तो कहता ही हूँ कि मेरी पत्नी जैसा मेरी पत्नी से छोले कुलचे कोई बना नहीं सकता। तो उससे होता ये है कि सामने वाले को लगता रहता है कि हम तारीफ ही तो कर रहे हैं ना मेरी, पर काम तो नहीं कर रहे ना। मदद तो कोई नहीं। और मुझे मदद शब्द से भी प्रॉब्लम है। जब आप कहते हो कि कोई मदद करता है, इसका मतलब आप पहले से ही ये तय कर रहे हो कि डिफ़ॉल्ट काम किसी और का है और सेकेंडरी हेल्प कोई और कर रहा है। ये किसने तय किया है कि किचन डिफ़ॉल्ट काम औरतों का है? और वो भी बड़े प्यार से कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हाथ भी बटाते हैं। हाथ बटाते हैं मतलब आप पहले ही अज्यूम कर रहे हो कि प्राइमरी जिम्मेदारी तो मेरी है और वो हेल्प करते हैं। ऐसा क्यों है? ये किसने बोला है? हाँ, अगर ये डिवीज़न है कि आपको रुचि उसमें ज़्यादा है या आपके पास समय ज़्यादा है और उसके हिसाब से तय हो रहा है तो बात अलग है। लेकिन बहुत सारी औरतें काम भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती है और पूरी तरह किचन संभालती है। तो ये कितना बहुत सही ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ये परखने की बारी अब आ गई है। इसको थोड़ा सा सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। सो प्लीज़ इंक्वायर केयरफुली, आपका जो भी चोजन जेंडर है, कि किचन को लेके आपकी जो रुचियां हैं, दिलचस्पियां हैं या दायित्व का भाव है, वो सिर्फ इसलिए है कि आप इस जेंडर में हैं या इसलिए है कि आपको आपके लिए ज़रूरी है। आप अकेले रहें तो आपको अपना काम करना ही है। और कितना एक्वायर्ड है, कितना फोर्स्ड है, कितना कंडीशनड है, ये बड़ा ज़रूरी है। इसको भी चैलेंज किया जाना। और मैं बहुत सारी मेरी माँ और माँ की वाई की और जो होम मेकर हैं, प्लीज़ इस नैतिक दबाव से मुक्त हो जाइए कि फ्रिज में बचा हुआ खाना ख़त्म करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर बाकियों ने नहीं खाया है तो आप ताज़ा खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि बर्बाद होगा। बर्बादी से बचाना सबकी ज़िम्मेदारी है। और आप चूँकि घर की धुरी हैं, इसलिए प्लीज़ सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पिछले दिनों में बड़े मशहूर शेफ़ हैं विकास खन्ना, तो न्यूयॉर्क में उनका रेस्टोरेंट है बंगलो के नाम से, वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा कि शाम को लोग आते हैं, आप खाना खिलाते हैं, तो कभी लगता नहीं यार भूख लगाए देख के? तो उन्होंने कहा इसलिए मैं सबसे पहले खुद खाना खाता हूँ। तो वो खिचड़ी बनाते हैं, अपने लिए खाते हैं, भरा पेट भरा मन, फिर सबको मन भर खाना खिलाएंगे। तो चाहे अगर आपको लग रहा है कि समय की कमी है तो खाना बनाते बनाते कुछ खा लीजिए, है ना। कुछ भुने हुए मूंगफली के दाने रखिए, भुने चने रखिए, फ्रूट काट के खा लीजिए जब आप कुछ और चीज़ करिए। पर क्योंकि आपको एसिडिटी भी हो रही है, आप लगातार भूखे हो, आप चिड़चिड़े भी हो रहे हो, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है इस चीज़ पे, तो आप और परेशान हो रहे हो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, और मतलब 10,000 चीज़ें हैं। तो पानी पीते रहिए, कुछ खाते रहिए, कुछ गुनगुनाते रहिए, और जो भी आपकी, अगर आप किचन में हैं तो प्लीज़ टेक ग्रेट केयर ऑफ इट। एंड यू आर नॉट सोनली रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन द मैस ऑफ द फ्रिज की नहीं सारे साहब बचा है तो मैं बिल्कुल ये वाला त्याग करने के बाद इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया ना ये वाला त्याग की। अरे हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा स्त्री अष्टभुजा होती है, और एक चित्र भी देखा, 8 हाथ है एक स्त्री के, और स्त्री मॉडर्न सी लग रही है, काफ़ी कंटेम्प्रेरी सी, देवी की छवि नहीं है, आज के ज़माने की स्त्री है, आज के ज़माने के कपड़े पहने हुए। अब भुजाएं 8 हैं, एक में लैपटॉप पकड़ा, एक में किताब, एक में स्कूल का बैग, एक में फ्राइंग का वो क्या कहते हैं उसको, करछी वो पकड़ा हुआ है, चमचा, हाँ। एक में निवाला है किसी को खिलाती हुई, एक में कुछ और गुलदस्ता, मतलब तो इस पर बात चल रही थी। तो मैंने कहा यार एक तो ये सारी चीज़ें रख दो,
जो हाथ में उठाई हुई हैं, और उन 8 में से 6 हाथ भी उतार कर रख, तो 2 हाथों में जितना समाएगा उतना कर लो, बाकी का क्यों ढो रही हो? किसने कहा ये सब तुमसे? ये ग्लोरिफिकेशन ही ले डूब रहा है लोगों को। और वहाँ पे फिर बाज़ार की एंट्री थोड़ी दुरुस्त भी लगती है कि बहुत सारे जो वर्किंग लोग हैं, सो अब उनको ये नहीं है, खासतौर बड़े शहरों में, कि नहीं मन मार के थके हैं, बैड डे एट ऑफिस, फिर भी खाना बनाने आप ऑर्डर कर लीजिए, आप रात दिन खटे हैं, उसमें कोई गिल्ट मत रखिए। बिल्कुल। पर जैसे हमारे फ्रिज का एक हैक है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम खाने की पोषण की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फ्रिज में आपके हमेशा उबले हुए चने, स्प्राउट्स, सैलेड का कुछ बेसिक सामान, टमाटर, खीरा टाइप की चीज़ें, उबले हुए अंडे, 2 अंडे उबले हुए हों, या साबुत अंडे जो आप फटाक से उबाल सकते हो। ब्रेड का मैं बहुत हिमायती नहीं हूँ, लेकिन आपको फटाक से रोटी बनाने की मन नहीं है तो अच्छी क्वालिटी की ब्रेड, सफ़ेद मक्खन हो सफ़ेद मक्खन, वरना अमूल का जो गाइस ट्रेडिशनल मक्खन होता है। कई लोग क्या करते हैं कि उसमें बहुत वेरिएशन आ गए तो वो वैसे मक्खन ले आते हैं, वो गार्लिक वाला, मिंट वाला। प्लीज़ बिल्कुल कन्वेंशनल, कंजर्वेटिव, बेसिक मक्खन, सॉल्टेड मक्खन। अरे आप हंस क्यों रही हैं? तो ये सब बुनियादी चीज़ें हो, तो जैसे आप, और फ्रूट्स कुछ मौसमी। ये बिल्कुल आपके लिए बुनियादी चीज़ नहीं है। अब क्योंकि मैंने इतना इस पर सुना दिया है आपको, अब ये फ्रिज की बुनियादी चीज़ बन गई है। तो बात ये है कि सौरभ द्विवेदी जी बहुत ही फैंसी चीज़ें खाने वाले इंसान हैं। एक तरफ वो खाना जिसकी बात हुई, चना डाली हुई रोटी और वो सब, हाँ, लेकिन बाकी सादा ब्रेड ये बिल्कुल नहीं खाते, कॉफ़ी ये सादी नहीं पीते, चाय तो ये पीते ही नहीं है, पी भी ली कभी तो बिना चीनी की और एक तरह से बनी हुई, ये सब है। तो मैंने इनसे एक दिन पूछा, जब हम इनके घर थे, गुंजन और ये और मैं बातें कर रहे थे, और मैंने पूछा कि मुझे ना बड़े दिनों से चाय और ब्रेड बटर खाने का मन कर रहा है। एक बेसिक सी रिक्वेस्ट है कि बटर लगाकर ब्रेड को टोस्ट किया जाए, फिर उसे यूँ हाफ फोल्ड करके चाय में डुबा कर, ये मेरी बेसिक सी रिक्वेस्ट थी। तो हलचल शुरू हो गई, क्योंकि सादा ब्रेड था नहीं, सारडो था, सादा बटर था नहीं, हर्ब्स वाला बटर था, और चाय में डालने वाला दूध भी नहीं था। तो बनता नहीं ना चाय, मतलब। हाँ, तो क्योंकि ये सारी बहुत फैंसी चीज़ें होती हैं इनके घर, इसीलिए बटर पर इतना स्ट्रेस दिया जा रहा था। अब बुनियादी चीज़ों में सादा ब्रेड, सादा बटर और सादा दूध घर में पाया जाता है। नहीं, दूध अभी भी तभी आता है जब कोई मेहमान आ रहे होते हैं। हाँ, तभी कंटीजेंसी के लिए एक टेट्रा पैक मंगा के रख लेते हैं, अदरवाइज दूध तभी आता है। दही हमेशा मिलेगा जी, घर में। चाय में तो नहीं डाल पाऊंगी ना। नहीं, अभी फ्रिज के उसकी बात करें तो जैसे आप कहीं से भी भूखे आए हो जी, भूख को मुलतवी मत करिए, आते ही जो भी एक मौसमी फल है, सेब रखा है, कुछ भी एक काट के खा लीजिए, खीरा काट के खा लीजिए, एक तो टमाटर काट खा लीजिए। तो एक त्वरित शमन होना चाहिए सबसे पहले तो आपकी शुदा का, और उसके बाद ये सब चीज़ें फटाक से बन जाती हैं। आपने थोड़े से स्प्राउट्स लिए, उसमें सैलेड डाली, 2 बॉयल एग काट के डाल दिए, कुछ अगर नट्स हैं वो डाल दिए, तो ये हेल्दी। तो जो फालतू की मंचिंग है जो आप कभी कभी कर सकते हो, नॉट ऑलवेज। और सबसे पहले फ्रिज को अपना दोस्त समझिए। रेफ्रिजरेटर को दुश्मन मानने वाले बहुत लोग होते हैं कि मतलब फ्रिज में पड़ गया खाना तो अब वो ये बिल्कुल ये बहुत तो ये गलत नहीं है कि फ्रिज आप हर वक्त वरदान ताज़ा है। खा फ्रिज सकें। जी बिल्कुल। माइक्रोवेव भी एक वरदान ही है। माइक्रोवेव में गर्म किया खाना, का इस्तेमाल करने से कैंसर नहीं होता, कुछ नहीं होता। माइक्रोवेव आपके खाने में जो पानी का अंश है उसे गर्म करता है। तो एक्चुअली माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से आपके खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कम नहीं होती। अगर आप उसको गैस में भूनकर गर्म करें तो उससे न्यूट्रिएंट्स नष्ट होते हैं, माइक्रोवेव से कम होते हैं उसके मुकाबले। फिर भी आप गैस का रास्ता चुन सकते हैं। और हाँ, गैस पे बनी रोटी खाने से आपको गैस नहीं होगी, ये भी एक बड़ा भ्रम चलता है गांव देहात में। हाँ, अरे साहब, जब से ये एलपीजी वाला सिलेंडर आ गया ना, तब से गैस होने लगी है। चूल्हे की रोटी खाते तो गैस नहीं होती थी। चचा, थोड़ा टहलो ज़्यादा और शाम को खुराक करो कम और घी घटाओ, गैस घट जाएगी। साबुत अनाज खाओ, थोड़ी सलाद वलाद खाओ। ये अरे साहब, गैस की रोटी जब से आ गई है तब तो से कहीं रिवर्स हो गई। अब आप सोचो, घर की औरतों का काम बढ़ गया। बताओ, अरे साहब, बाकी सब गैस पे, रोटी चूल्हे पे। दादाजी को गैस हो गया, अब इनके लिए चूल्हे की रोटी बनेगी। और जहाँ इतनी पर्देदारियाँ थी, मैं आई नेवर फॉरगेट, मेरे जीवन की बहुत सारी थ्योरीज स्त्रियों को लेके
माँ पे जो बीती उसकी एंटीथीसिस से बीती। एक बार माँ बता रही थी, दादी माँ को खूब प्यार करती थी, लेकिन कुछ एक मामलों में वो ट्रेडिशनल दादी थी, ट्रेडिशनल सास। तो एक दफ़ा क्या हुआ, माँ ने खाना बनाया और रोटी वोटी बना के रख ली। तो दादी को बुलाया, तो दादी आई, देखी तो उन्होंने कहा रोटी गर्म नहीं सिक रही, तो उन्होंने खाना नहीं खाया। वो अपना चली गई गांव में और कुछ एक जगह शाम तक। अब इनको समझ में ना आया कि भाई क्यों ना, अब उनने नहीं खाया तो बहू ने नहीं खाया, क्या भाई सास ने नहीं खाया। तो ये अपना रात में गई, इनने अपना पाँव छुए, रोई मनाई कि क्या हो गया अम्मा। तो उनने गुस्से में कहा, बताओ हाँ, हम कितने दिन गांव आते हैं, शहर में भी जाती थी, बीच बीच में गांव भी रहती थी, शहर में भी ताऊजी लोग, और तुमने पहले से रोटी सेक के बैठ गई दादी ने। तो इनको ऑड लगा, पर इनका ठीक है। बाबा को पता चला कि दादी ने ऐसा किया, तो फिर बाबा ने दादी को डांटा कि तुम्हें बड़ा सासपना चढ़ रहा है बताओ, बहू शहर से आई है, इतनी पढ़ी लिखी है, और तुम उसको ऐसे कर रही हो। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, हम तो सिखा रहे हैं कुछ कुछ। तो अब ये मेरे दिमाग में बस गया कि ये एक उदाहरण है, पर हमारे देश में कितनी स्त्रियों को खाना कैसे बनना चाहिए, खाना भी तो बनाना नहीं आता, बिल्कुल, है ना। और इन सब के मामले में इतना सुनाया गया है, कभी उनसे नहीं पूछा गया। और उनके लिए वो स्वीकार्यता का सबसे बड़ा पैमाना है। खाना बहुत अच्छा बनाती है तो वो बहुत अच्छी है, और अगर मान लीजिए कोई स्त्री अच्छा खाना नहीं बनाती तो ये तो सबसे बुरी बात है ना, पकाने वाली भी वही है और पकने वाली भी वो खुद ही। हाँ, वो बहरहाल ये सब बातें चलती रहेंगी। ये खाना ऐसा विषय है जिस पे हम लोग घंटों, दिनों, महीनों, बरसों बात कर सकते हैं, पर फिलहाल बात यहीं रोकते हैं। हमने मिठाइयों पे जानबूझ के बात नहीं की, क्योंकि लेटली मैं कुख्यात हो गया हूँ मिठाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने के लिए। पर किसी भी शाम अगर किसी चौके से दूध की खुशबू आ रही है, दूध जो शनैः शनैः बढ़ रहा है रबड़ी बनने की तरफ, और फिर उसमें थोड़ा सा चावल, मखाना, गरी, चिरौंजी, थोड़ा सा पिस्ता, और बिल्कुल आखिरी में केसर की कुछ कलियां छोड़ी जाएं, और फिर उसको ठंडा होने दिया जाए तो मलाई की ऊपर परत जमे, और फिर सबसे ज़रूरी गणासे के प्रहार की तरह चम्मच जब उसको भेद के भीतर जाए, हाँ, तो आपके जीवन में ऐसे ही सुवास रहे, आपके जीवन में ऐसे ही भोजन को, व्यंजनों को लेके उत्साह रहे, और ये हमेशा जांचते रहें कि खाने के मामले में आप अनैतिक किस्म के भेदभाव जो जाति से, धर्म से, जेंडर से उपजते हैं वो तो नहीं पाल रहे, और कहीं अकेले खाना तो नहीं खा रहे हैं। ये जांचते रहें। तमाम एकांत आपको मुबारक हों, पर भोजन में संगत और पंगत का जो सुख है, आप पालथी मार के बैठे हैं अगल बगल, कोई प्रेम से पूछ रहा है पानी पानी पानी, दही दही दही, सब्जियां, और अनुराग के साथ खिला रहा है, ये अतीन्द्रिय है। तो ये उत्सव मनाते रहें, भोजन करते रहें, करवाते रहें, और इस सुख को भोगते रहें। बिल्कुल। और हम भी कुछ खाते हैं अब। तो घर जैसी बातों में इस एपिसोड में इतना ही। किन व्यंजनों में, किन जगहों पे, किन बातों में खान पान की आपका घर बसता है, मन बसता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। संवाद चलता रहे, स्वाद चलता रहे, पोषण भी चलता रहे। शुक्रिया। और शुक्रिया बोल दिया, अभी गाना नहीं सुना है गिरिजा जी का। अरे मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी, आप जिस रीजन से हैं, आप जिस इलाके से हैं, वहाँ सबसे अमेजिंग चीज़ क्या मिलती है खाने की, ये भी हमें बताएं अपने शहर, गांव, ज़िले के नाम के साथ, ताकि अगर वहाँ कहीं जाना हो तो वो ज़रूर ट्राई करें। बताओ मेरे कश्मीर के दोस्तों, बताओ कितने शानदार ढंग से तुम मीट के प्रिपरेशन के साथ दही और घी का इस्तेमाल करते हो। जम्मू के दोस्त प्लीज़ बताओ राजमा का जो अद्भुत मसाला तुम्हारे यहाँ मिलता है। मेरे हिमाचल के दोस्त भड्डू थाली के बारे में बताओ, सूखे हुए सेब की चटनियों के बारे में बताओ। मेरे उत्तराखंड के दोस्तों बताओ मुझे उन तमाम भट्ट की दालों के बारे में, उस भट्टू मजबूत बर्तन के बारे में जिसमें वो मध्यम आंच में पकती है, जो तुम्हारे यहाँ अद्भुत किस्म के चावल होते हैं। मेरे यूपी के दोस्त गन्ने से लेके गेहूँ तक और धान से लेके घी तक सब बता डालो, अद्भुत है। हमारे ब्रज के पेड़े, हमारे बुंदेलखंड के फूट और कचरिया, हमारे यहाँ की कढ़ी, हमारी बनारस की कचौड़ियाँ, सब बता डालो।
और अभी तो मैं हरियाणा, राबड़ी, साग है, लापसी, हमारे राजस्थान के खाने, मारवाड़ी खाने की अलग धनक है। आप जैसलमेर वाले इलाके में जाएं, उधर पोखरन वाला इलाका उधर अलग है। और बीकानेर में, हमारे साउथ इंडियन सारे फ्रेंड्स, हाँ जिस देश में आप इडली जाएं। डोसा छोड़कर आपके यहाँ और कितना अद्भुत अरे खाना वो तो मिलता इसी है। पे खफा रहते हैं कि ये सिर्फ इडली भी, डोसा नहीं मिलता है। ये भी बताओ साउथ में क्या अद्भुत खाना मिलता है। और हर रीजन का, मतलब तमिलनाडु का खाना अलग है, कर्नाटक का अलग है, केरल अभी केरल सद्या का हुआ, खाना, आंध्र प्रदेश का खाना, क्या सब्जियों की विविधता है। वाह 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 वाह, प्लीज बताओ। और गाना, गायन पेश किया। तो गाना अब ऐसा है कि एक विषय रह गया बातों में, भोग का खाना। मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रसाद या भोग बनता है ना घर में, वही चीज़ अगर फिर बने या पहले बने तो उसमें वो स्वाद नहीं आता जो वो उस पूजा वाले दिन आता है। तो हमारे यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा हमेशा होती है और उसमें एक तरह का हलवा बनता है जिसे हम मराठी में शीरा कहते हैं। सूजी का हलवा होता है, उसमें केले पड़ते हैं पके हुए, चीनी, दूध, बहुत सारा घी, पर जो वो पूजा वाले दिन उसका जो स्वाद होता है ना, वो पता नहीं क्यों वो कभी फिर नहीं आ सकता। वैसा ही हलवा माँ अगर दूसरे दिन बनाए हाँ, तो वो उसमें वो टेस्ट नहीं जैसे आता। पंचामृत बनेगा और उसमें जो तुलसी का टेस्ट आएगा। मैं अपनी बुआ जी के पास रह के पढ़ा हूँ, वो कृष्ण भक्त थी, तो कृष्ण के साथ मेरा सखा भाव वहीं से विकसित हुआ। तो वो एक भजन गाती थी, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन। वृंदावन की कुंज गलन में लूट लूट द दिखायो मेरे मोहन। इतना सुंदर है ये। और ये देखिए वो कि दुर्योधन घर नहीं खाया राज दरबार में, जब वो संधि प्रस्ताव लेके आए, काका विदुर के यहाँ गए, वहाँ साग खाया। तो ये भोजन जोड़ने का वो है। हमारी दोस्तियाँ कैसे होती है, ऐसे थोड़ी, अरे यार तेरा बहुत अच्छा, मेरा दोस्त है उसका खाना मेरा खाना, हम लोग जो साथ में ट्रैवल करते हैं, जो मैंने एक शुरू के एपिसोड में जब रजत का सबका जिक्र करा था, अगर आपने साथ में खाना खाया है तो वो एक अलग किस्म का, क्योंकि आपको एक दूसरे के टेस्ट पता है। जैसे हमारे एक साथी हैं संदीप जी, उनके यहाँ से वो ओल की एक दही में मिला हुआ वो आता है कुछ रायता टाइप का, बड़ा तीखट सा। और वो जब मैं आपके घर आया और आपने पहली बार मुझे वो लाल माठ खिलाया या साबूदाने वाली खिचड़ी, वो अलग होती है, वो रागात्मकता। बहरहाल रागात्मकता से राग पर आते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने कृष्ण भगवान का जिक्र किया ही है। मुझे बहुत मज़ेदार लगता है कि कृष्ण भगवान के वर्णन में उनका माखन से प्यार और दूध दही से उनका जो स्नेह है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो कृष्ण भगवान की कहानी में खाने का इतना बड़ा महत्व है। जी, द्रौपदी ने तंदुल खिलाया तो सुदामा के चावल और ये काका विदुर। हाँ। जी बिल्कुल। तो कृष्ण का ही एक गीत है, एक राग है चारुकेशी, जिस पर आधारित ये बंदिश है, तो मैं उसको सुना देती हूँ कृष्ण की। बाके बनवारी, बाके बनवारी, अधर पर मुरलीधर, अधर पर मुरलीधर, सरसतार मनहर, सरसतार मनहर, बाके बनवारी, बाके बनवारी, चरण पर चरण धर, चरण पर चरण धर, नेक ठाड़े खड़े, नेक ठाड़े खड़े, पाग टेढ़ी लगे, पाग टेढ़ी लगे, आधर चंदन अतर, आधर चंदन अतर, बाके बनवारी, बाके बनवारी, बाके बनवारी। बहुत सुंदर। थैंक यू। जाते जाते एक किताब आपको बताया जाता हूँ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। मैक्सिकन एक राइटर हैं, लॉरा एस्क्विवाल ऐसे कुछ नाम है उनकी। एक किताब, इस पर फिल्म भी बनी है, लाइक वाटर फॉर चॉकलेट। ओके। हिंदी में एक बहुत कमाल के
कहानीकार हैं, अनुवादक भी हैं, अशोक पांडे जी। जी आप मिली हैं उनसे, जी बिल्कुल। जिनका बब्बन कार्बोनेट, लपू झन्ना, जितनी माटी उतना सोना, ऐसी कई किताबें हैं, आपको खोज के पढ़नी चाहिए। बीते दिनों में हिंदी में सुंदर रिपोर्टाज लिखने वालों की बात कर रहा था। हिंदी में सुंदर गद्य लिखने वाले व्यक्तियों में अशोक पांडे जी एक हैं। उन्होंने इस किताब का हिंदी में अनुवाद भी किया है। तो ये एक बुज़ुर्ग स्त्री और एक जवान लड़की के बीच का संवाद है, जिसमें डिशेस की रेसिपी भी लिखी है और जीवन की बातें हैं, लाइक वाटर फॉर चॉकलेट। तो ये एक किताब ध्यान आ गई। चलिए, चला चली की वेला है, फिर मुलाकात होगी, सांस लौटती रहेगी तो भोजन पर भी बात करेंगे और अपने अपने कर्म के भजन भी करेंगे। शुक्रिया।